चलिए, ठीक हो सब? जो से बोलो ना। नहीं ठीक हो तब भी हाँ बोलना है ना, ज्यादा बेटर रहेगा। तो पहले 2-3 थीम किए थे, फिर से बोल दे रहा हूँ एक बार। पेज नंबर 458 आर्टिकल 239 के जगह पे 293 कर लेना है। बाकी उसके अलावा कोई इधर चेंज नहीं है, बाकी सब ठीक है। क्लियर है? सुन पा रहे हो? फिर से बोल रहा हूँ, एक बार चिल्ला के बोलो, मुंह से जो है आवाज निकालो। यस बोलोगे तभी साइकोलॉजिकली ठीक ठाक रहोगे, अन्यथा बेकार हो जाओगे। जब आए हो तो मजे से करके चलेंगे, है ना। आए हैं ऐसे एकदम मुंह सुखा के गए, मुंह सुखा के आए, कोई फायदा नहीं है। जब आए हैं तो मजे से पढ़ेंगे, मजे से चलेंगे। 2 घंटे लाइफ का बेस्ट पार्ट होगा। तो फिर बार बार बोल रहा हूँ, जोर से बोलो। ठीक ठाक हो? यस नो? तो पहला चीज स्टार्ट करते हैं आर्टिकल वाला के बाद। ये नेक्स्ट थीम है, थीम थर्ड। जो लोग अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो उन लोग को भी ये समझ में आएगा, बस समझने की कोशिश करना। जो लोग अगर सीआरआर एसएलआर नहीं पढ़े हैं, रेपो रेट, एमएसएफ, एसडीएफ नहीं पढ़े कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बिल्कुल अलग चलेगा। कुछ आधे टॉपिक के बाद आपको पूरा का पूरा फिर इस्तेमाल आएगा। क्लियर है? तो पहला है बैलेंस ऑफ पेमेंट। पहले यूपीएससी के अंदर समझ लो कि इसका क्या लोचा है, क्या क्वेश्चंस का मार्क है। तो देखोगे तो लगभग हम कल बताए भी थे कि 2017 से लेकर 2023 तक ठीक ठाक लेवल पे क्वेश्चन इसमें से आया है। तो अपन इसको छोड़ नहीं सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको बढ़िया से कवर करना है, क्योंकि ऑन एन एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? तो ये 4 से 5 क्वेश्चंस का मतलब बेनिफिट अच्छे से उठा लेना है। कारण ये है कि यहाँ से क्वेश्चंस बड़े इजी आएंगे, डायरेक्ट आएंगे, कोई आपको ज्यादा उसमें जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? यहाँ तक। अब सवाल उठता है कि सर बैलेंस ऑफ पेमेंट है, तो पहले जो मेन टॉपिक है उसको समझ लो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या, फिर उसके अंदर हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिंपल मीनिंग मैंने कल बोला था, शब्दों को समझो। क्या लिखा हुआ है? क्या सब अलर्ट हो? बॉडी लैंग्वेज प्लीज अलर्ट रखना। ऐसा महसूस मत करिए कि मन हुसिये छाया हुआ है। आईएएस के एस्पिरेंट है तो उस तरीके से थोड़ा लगना चाहिए। ये नहीं कि 10 दिन 20 दिन से नहाए हुए नहीं है, फिर उसके बाद आए और दूर दूर तक मामला जो है विस्तारित फैला हुआ है। आप समझ पा रहे हैं? इस तरीके का कांड मत करिए। मुझे पता है कि आप लोग लास्ट होली में ही नहाए थे, बट फिर भी दिमाग में रहिएगा कि सर अलर्ट रहिएगा। मैं बता रहा हूँ, देखो सुस्त होकर और सुस्त मुर्गे की तरह रहकर पढ़ने में कोई मजा नहीं है। पढ़ाई में मजा नहीं चाहिए। मन मतलब मजा आ रहा है तो ठीक है, नहीं मजा आ रहा है तो छोड़ दीजिए। ये इस तरीके का कंपल्सेशन नहीं रखिएगा, अपने को पढ़ना ही है। एक लेवल के बाद पढ़ाई में मजा आने लगता है। और जो पढ़ाई में ज्यादा नशा है, मतलब जो नशा बोलते हैं ना, नशा, उससे ज्यादा पढ़ाई से ज्यादा किसी में नहीं है। पढ़ाई ऐसा नशा है कि एक बार लग गया तो उसके बाद आप सब कुछ छोड़ दीजिएगा, सारा दुनिया छोड़ दीजिएगा, घर बार रूम वूम सब, अकेले हो जाइएगा। इसीलिए थोड़ा सा नशा जो है लग जाए तो बढ़िया बात है। 2 चीज का नशा, एक पढ़ाई का लग जाए तो बढ़िया है, और दूसरा अगर फिजिकल फिटनेस का नशा लग जाए तो बढ़िया है। ये दोनों चीज आपको हेल्प करेगा। इसीलिए लाइफ में कुछ करो ना करो, बेरोजगार रहो, 3 जगह पे जरूर जाना। क्या क्या बोला था? एक तो आप फिजिकली स्ट्रेंथ होने के लिए कहीं जाओ, दूसरा आप नॉलेज लेने के लिए कहीं जाओ, और तीसरा मंदिर मस्जिद या जो भी है जगह जहां टाइम मिले वहां पे कर लो। इन तीनों में से कोई कहीं जहां पे भी खाली रहो, 3 जगह जाते रहो। बाकी अब आते हैं आगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में ध्यान से समझना। सबसे पहला चीज है कि क्वेश्चंस आते हैं तो आपने को करना है कि नहीं करना है? करना है, और आसान तरीके से निपटा लेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिंपल मीनिंग है कितना पैसा गया, कितना पैसा आया। हालांकि इससे और भी चीजें इसके अंदर डिटेल है, लेकिन फिलहाल इतना है कि भैया कैसे आप भुगतान का संतुलन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप दुकान में बैठे हुए हो, कुछ अच्छा क्रेडिट समझते हैं आप लोग ना? क्रेडिट समझते हैं, डेबिट समझते ही हैं, बहुत बेसिक सा बात है। देखो 2 चीज निकलता है, क्रेडिट का अलग अलग मीनिंग भी निकलता है। एक क्रेडिट आपका अलग हो जाता है। क्रेडिट क्या होता है? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 5000। एक होता है ये वाला। एक होता है कि हमारे क्रेडिट पे तू जाके 5 केजी चावल ले आना। जैसे फॉर एग्जांपल पापा ने बोला कि मेरा क्रेडिट बना हुआ है, तू जाना, मेरा नाम रखना, मिल जाएगा पैसा, बात खत्म। तो उस तरीके का दोनों फर्क है। तो अभी जो मैं बताने वाला हूं ये दोनों लहजे में होगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है जी? तो कितना अकाउंट में क्रेडिट हुआ, कितना अकाउंट में डेबिट हुआ, उससे तय होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हुआ। अच्छा, जब क्रेडिट होता है, आप लोग नेट बैंकिंग यूज करते होंगे, उसमें ग्रीन कलर में जो इस्तेमाल होता है वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। और जब कोई डेबिट होता है, जब आप स्टेटमेंट निकालते हो तो उसमें रेड कलर से दिखाता होगा। कितने लोग नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हो? नेट बैंकिंग, तो नेट बैंकिंग इस्तेमाल करना हो और एग्जैक्टली करने से आपका बेनिफिट होगा बहुत सारा कुछ। तो जो हरा कलर जहां पे भी मैंने मार्क किया होगा क्रेडिट समझ लेना, जहां रेड होगा वहां डेबिट समझ लेना, बात खत्म। क्लियर है? अब इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कुछ है, क्योंकि यूपीएससी ने कुछ कुछ क्वेश्चंस पिछले 3-4 सालों से ऐसा पूछा है जो क्वेश्चंस थोड़ा सा एमबीए टाइप है। तो अपने को ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ के जाना है। तो पहले जो ये हैंडआउट था, जो अभी 70 या 46 पेज का आपको दिख रहा होगा, पहले 30 पेज का था। लेकिन चूंकि यूपीएससी को खुजली मची है थोड़ा बहुत 2023 से और 2022 से, कि थोड़ा सा जो ऊपर नीचे करते हैं, तो भाई अपने को भी अपडेट करना पड़ेगा। अब आपके पास 3 ऑप्शन है। एक ये बोल दीजिए कि नहीं हमको नहीं पढ़ना, दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई एग्जाम निकालना है, पढ़ना पड़ेगा, और तीसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि नहीं भैया रगड़ के ही चलो, रट्टा मारो जिंदाबाद, किसी तरीके से कि क्वेश्चंस मेरा निकल जाए, बस बात खत्म।
तो पहला इसमें सबसे पहला है जो यूपीएससी को मचा है या नहीं मचा है, जितना मैं हैंड आउट दे रहा हूं मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा ना आपको कोई किताब पढ़ना है ना कुछ। और इकोनॉमिक्स में तो ऐसे भी जो मैं जितनी आसानी से आपको बता रहा हूं, यकीन मानिए उतनी आसानी से आपको जल्दी पता चलेगा नहीं। इसके अंदर सबसे पहले 2-3 चीज है, उसको ध्यान से समझेंगे। मैं चाहूंगा कि आप एक बार कॉपी में सिर्फ एक चीज नोट डाउन कर लें, और कर लियोगे तो ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। क्योंकि यहां से रफ्तार तेज में भागेगा, दिमाग अलर्ट रखना तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। क्योंकि यहां से ना क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि एकदम पड़ा हुआ है, मारते जाओगे, टाइम ही नहीं लगेगा बिल्कुल। और मैं एक बार और रिमाइंड करा दूं, 28 तारीख को फिर से मॉक टेस्ट होगा, तो आप रेडी रहिएगा और कोशिश करिएगा कि 28 तारीख को वो हालत नहीं हो जो पहले वाले में हुआ है। और डरना भी नहीं है टेस्ट से, कम आया है 2-2 नंबर भी बढ़ाते जाइए, लेकिन बढ़ाते जाइए। टारगेट दिमाग में रखिएगा, अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई आदमी ना ठुकुर ठुकुर बैटिंग कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए राहुल द्रविड़ बैटिंग कर रहा है, महेंद्र सिंह धोनी आया, सो के उठ के आया, धनाधन 5-6 बॉल पे मतलब 5-6 छक्का मारो दिया, निकल लिया। तो लॉजिक क्या होता है, ये उसी टाइप का एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है। टेस्ट देने का एटीट्यूड एक अलग ही होता है। टेस्ट देने का एटीट्यूड क्या होता है, सिंपल आराम से जाना है, 85 से 90 क्वेश्चन हिट करना है 100 क्वेश्चन में, और 85 से 90 क्वेश्चन हिट करना है, सेफ जोन में चले जाइएगा, बात खत्म। ये टारगेट रखना है। 85-90 से क्वेश्चन हिट करने के कम सोचना भी मत। यूपीएससी का एक्यूरेसी में ये मत सोचना कि हम 40 मार्क आ जाएंगे, नहीं होगा। कम मार्क आना ऐसे भी नहीं होगा। डरिए मत एकदम नेगेटिव मार्किंग से, कभी भी डरिए मत कि नेगेटिव है इसलिए कम मार्क आना, बिल्कुल नहीं। एकदम जो है अप्रोच टाइट रखिए, एकदम अप्रोच एटीट्यूड आईएएस वाला रखिए। मारना है, जो होगा होगा। इनकाउंटर करते समय अगर सोचिएगा कि क्या होगा नहीं होगा, तो इनकाउंटर थोड़ी होगा, मारिए सीधा दाएं दाएं। तो इसलिए एग्जाम में अप्रोच भी थोड़ा वैसे ही रखना है। आइए, तो पहला है इकोनॉमी में 2 टाइप के, मैंने कल बता दिया था, तेजी में बताऊंगा, प्लीज अलर्ट रहना। तो क्या आप साथ हो? मैं एक बार चाहूंगा कि जोर से बोल दे भाई, यस और नो। तो सर सबसे पहला है कि क्लोज्ड इकोनॉमी है और दूसरा है ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब वही चीज है जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज्यादा होता नहीं हो। नॉर्थ कोरिया, किम जोंग भाई ज्यादा किसी से लेन देन रखता ही नहीं है। और दूसरा है ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में हम सारे देशों के साथ लगभग अपना जो है ट्रेड करते रहते हैं, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट। सवाल ये उठता है कि सर किस टाइप से मार्केट चलता है। 3 टाइप के मार्केट होते हैं, लिंकेजेस, ध्यान से समझिएगा। पहला है आउटपुट मार्केट। आउटपुट मार्केट इन द सेंस क्या है कि जब भी कभी आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये आईफोन, ये सीईओ है मान लीजिए, अब इन्होंने फॉर एग्जांपल अपना एक चीज ब्रांड बनाया, वो आईफोन है, और उसके तहत इन्होंने 2 काम कर सकते हैं। पहला, ध्यान से समझना, आप देखोगे कभी कभी आईफोन वाले पे भी नीचे लिखा रहता है मेड इन इंडिया, या फिर कभी जो फोन जो चाइनीज है उसके नीचे भी मेड इन इंडिया लिखा रहता है। तो उसका लॉजिक क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल वन प्लस का फोन है, तो वन प्लस का फोन है, क्या वो इंडियन ब्रांड है या कहीं और की ब्रांड है? मतलब देखो वो कहीं और का ब्रांड है, फॉर एग्जांपल मान लो चाइना का है, ध्यान से समझना, लेकिन उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। कैसे? क्योंकि सर डोमिनोज का नाम सुने हो आप लोग? सुने तो होगे, डोमिनोज सुने ही होगे, कैफे कॉफी डे वगैरह सुने ही होगे। प्रॉब्लम देखो क्या है, केएफसी भी सुना होगे। इस आदमी ने टाटा को बोला कि एक काम करते हैं, ध्यान से समझना, मैं अपना सीक्रेट, मैं अपना इनपुट जो मैं लगाता हूं अपने आईफोन में, वो तेरे को दे रहा हूं। ध्यान से समझना, तुझे अपने इंडिया में बनाना है, बाकी रॉ मटेरियल्स मैं दूंगा, और जो भी परसेंटेज होगा, जो प्रॉफिट होगा, उसके ऊपर कुछ परसेंटेज शेयरिंग करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा है फाइनेंशियल मार्केट, कि भैया एफडीआई सब सुनोगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या है? सिंपल सा लॉजिक है कि बाहर की किसी कंपनी ने, जैसे फ्लिपकार्ट को खरीद लिया वॉलमार्ट ने, ध्यान से समझना, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में पैसा इन्वेस्ट किया और बोला तू अपना 80% शेयर मेरे को दे दे। फिर से बोल रहा हूं, एफडीआई अलग चीज होता है और इन्वेस्टमेंट अलग चीज होता है। इन्वेस्टमेंट होता है जब भी किसी कंपनी में आप 10% से कम कोई शेयर लिए हुए हैं, वो इन्वेस्टमेंट है। एफडीआई जब भी होगा 10% से ज्यादा होगा। तो मान लो एलॉन मस्क का नाम सुनोगे, अब एलॉन मस्क ने अगर रिलायंस की कंपनी में मान लो 15% शेयर लिया है, तो एफडीआई है कि इन्वेस्टमेंट है? एफडीआई है। ये क्लियर समझिएगा बहुत बारीकी से। तो इस तरीके का भी फाइनेंशियल मार्केट चलता है कि भैया बाहर कंपनी ने यहां पे इन्वेस्ट किया और यहां से अपना प्रॉफिट और मार्केट कैपिटलाइज किया। तीसरा है लेबर मार्केट। लेबर मार्केट में वर्कर और रेमिटेंस। रेमिटेंस क्या होता है? जो पैसा बाहर से आया अपने देश में। फॉर एग्जांपल, आपके कोई भी चाचा, नाना, पापा, काका, एनीवन सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं, उन्होंने पैसा वहां से भेजा। आप मुझे बताना, जो पैसा आपके पास आया है, क्या वो मेहनत पसीना का पैसा है या आप फ्री में बैठे मिल रहा है आपको? समझना, जिसको मिल रहा है उसका मेहनत थोड़ी ना है, मेहनत तो किसी थर्ड पार्टी का है। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? माना कि आपके पापा मेहनत कर रहे हैं, पसीना तो ही बहा रहे हैं, लेकिन पैसा किसके पास आ रहा है? आपके पास। तो थोड़ा सा ये इसलिए मैं समझा रहा हूं क्योंकि आगे चलकर एक क्वेश्चन पूछेगा। देखो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हमेशा आसान होते हैं, मैं बार बार बोला हूं, आईएएस में सिलेक्शन सिर्फ आसान क्वेश्चन पे होता है, टफ क्वेश्चन पे होता ही नहीं है।
क्योंकि टफ क्वेश्चन पे अगर होना होता तो परसेंटेज टॉपर का कितना जाता है 90, 95, यहाँ 40% लाने वाला रैंक 1 ला रहा है, तो कभी भी वो पूरा क्वेश्चन बना के आएगा ही नहीं। सिंपल सा बात है, जितना आता है एकदम टू द पॉइंट आना चाहिए। क्या सुन पा रहे हो? तो सर ये जो है आपका वर्कर के रेमिटेंस वाला काम होगा, तो थोड़ा दिमाग में रखना है कि लेबर मार्केट इन द सेंस कि जब हम रेमिटेंस बाहर से लाते हैं तो 3 तरीके का मार्केट ऑपरेट करता है। प्लीज मेरे साथ रिपीट करिएगा। पहला मार्केट कौन सा हो गया? आउटपुट मार्केट। दूसरा कौन सा? फाइनेंशियल मार्केट। और तीसरा कौन सा? लेबर मार्केट। इन तीनों के तहत हम अपना ओपन इकोनॉमी को लिंकेज कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो भैया टाइप्स ऑफ इकोनॉमी मैंने 2 टाइप बताया, ओपन और क्लोज्ड। क्लोज मतलब जिसमें ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता ही नहीं हो, इंटरेस्टेड ही नहीं हो। दूसरा ओपन इकोनॉमी के अंदर 3 तरीके के लिंकेजेस होते हैं। ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन आए ना तो उस समय आपको मैं बताऊंगा कि कैसे उस समय रिपीट करते हैं, और उस समय कुछ इधर उधर किए तो समझिएगा उसके बाद। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल ट्रेड एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मैं चाहूंगा 20 सेकेंड इसको मैं अगर आप देखोगे तब भी ठीक है, नहीं देखोगे फिर भी मैं एक तरीके से एक लाइन में बता दे रहा हूं, चीजें पूरी स्पष्ट हो जाएंगी। देखो सबसे पहले इस शब्द को समझिए, इसको छोड़। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दिख रहा है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का सिंपल क्या मीनिंग है? 2 तरीके से हो सकता है सर्कुलर फ्लो। एक होता है आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके कर सकते हो, दूसरा आपके देश में ही सब कुछ चल रहा है। अरे भैया मान लो टाटा ने रिलायंस से कुछ बेच दिया, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और दूसरा टाटा ने मान लो आपको बेच दिया एलॉन मस्क से कुछ, दोनों चीजें हैं। तो लॉजिक क्या है? जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है, ध्यान से देखना, ये पूछा था और इतना आसान क्वेश्चन है कि बहुत लोग को पल्ले भी नहीं पड़ा और सबको लगा कि यूपीएससी सिलेबस के बाहर पूछ लेते हैं। गधापंती है, ध्यान नहीं रखिएगा, मारे जाइएगा। पूछा था कि लीकेज क्या होता है, व्हाट इज लीकेज। अब आप जानते हो लीकेज तो सब एकदम कॉमन शब्द है। लीकेज में कौन सा हो रहा है? पाइप में लीकेज हो गया, पानी बह रहा है उसमें से लीकेज हो गया। पॉइंट यहां पूछा था लीकेज क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। जब भी कोई चीज हम इंपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये लेडीज को देखो, हमने मान लो ताइवान से कुछ चिप मंगाया जो हमारे पास नहीं है, तो जब हमने कोई चीज अगर बाहर से मंगाया तो पैसा हमने उसको दिया या लिया? दिया। तो जब हमने पैसा दिया जिसको बोलते हैं लीकेज फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फॉर इंडिया। समझ में आ रहा है? दूसरी तरह से जब हमने कोई चीज एक्सपोर्ट किया तो उसको बोलते हैं इंजेक्शन इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एकदम डायरेक्ट शब्द में लिख लीजिए यहीं पे, कहे कि इतना बेसिक शब्द है ये कि आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए एक तरह से लीकेज, और लीकेज के बगल में लिखना इंपोर्ट, और दूसरी तरफ लिखना सीधा एक लाइन में इंजेक्शन एक्सपोर्ट। एकदम एज इट इज लिख के रख लेना, नहीं तो मारे जाओगे, दिमाग में रख लेना। ठीक है जी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो। तो 2 तरीके से इसमें ऑलरेडी है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में याद रखिएगा, कोई भी चीज अगर इंपोर्ट किया गया है देन इट विल बी, क्या होगा? वो लीकेज होगा, और जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? इंजेक्शन होगा। बात खत्म। क्योंकि एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा कि उनके पास जाएगा? हमारे पास आएगा। और इंजेक्ट करना सिंपल मतलब क्या होता है? पैसा मार्केट में फ्लो ऑफ कराना। बात खत्म। तो ये 2 चीज आप याद रखिएगा। बाकी अब आते हैं बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देखो ये टॉपिक बहुत ईजी है, अगर आप खुद से भी पढ़ेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। मैं बस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं ज्यादा और बहुत इजी लेवल पे आते हैं, तो एक बार गो थ्रू हो जाएगा तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो चलिए पहला आते हैं, सबसे पहले ध्यान से समझिए बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अच्छा कॉमन सेंस लगाओ ना आप, इंटरनेशनल ट्रेड करने का क्या बेनिफिट हो सकता है? पहला बात कि अगर आप एक दूसरे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया अमेरिका से कर रहा है या इंडिया चाइना से कर रहा है या किसी से कर रहा है, तो उसका बेनिफिट क्या क्या हो सकता है? बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। सबसे पहला तो कॉमन सेंस सोचिए, टर्म होता है ग्लोबलाइजेशन, जो मैंने कितनी बार पढ़ाया है। तो जब भी कभी आप एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं तो वहां के कल्चर यहाँ के कल्चर इंटरमिक्स होते हैं। पहला तो बेनिफिट ये है, हम कुछ वहां के बारे में जानना शुरू करते हैं, कुछ यहाँ के बारे में जानना शुरू करते हैं। वहां पे कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है वैसा ही कुछ यहाँ ले आने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेट्रो, मान लो मेट्रो अरे वो अपना तो नहीं है कि अपने इन्वेंट किया, हमने वहां से लिया फिर यहाँ पे अपना अप्लाई किया, अपने हिसाब से ढाल लिया। तो ये जो बहुत सारे बेनिफिट्स है, इस बहुत सारे बेनिफिट्स में ध्यान से अगर देखोगे तो मैं ये बताने वाला नहीं हूँ एक एक करके क्या है, बहुत बेसिक है। आपको स्पून फीडिंग करना अच्छी बात है नहीं। तो सिंपल बेनिफिट में क्या है, गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होगा? गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा कि सर बहुत सारे जो है बाहर से पैसा आएंगे, अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उस पैसे से बहुत सारा एफडीआई क्रिएट होगा, जॉब क्रिएट होगा, अलग अलग कंपनी है वो सब यहाँ पे इन्वेस्ट होगी और इकोनॉमी बूम अप करेगा। बात खत्म। दूसरा, अगर हम एक्सपोर्टिंग कंपनीज के लिए बोले तो सर वहां के कंपनी के लिए भी सेम यही चीज हो सकता है। एक और बात, कभी कभी क्या होता है कि मैंने बोला कि आपके एरिया में एक ही दुकान है चावल का, तो मनमानी बेचेगा कि नहीं बेचेगा? मान लीजिए राम खिलावन सिंह यादव का दुकान है, वो सर सीधा बोलेगा कि भैया 20 रुपए चावल का दाम है। आप गए, उसको पता है कि चावल मैं ही सिर्फ बेचता हूँ, 200 रुपए बेच रहा है और आप कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन अगर बहुत सारे दुकान आ जाए तो राम खिलावन सिंह यादव मिश्रा जी से जो है प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि मिश्रा जी उधर 20 रुपए बेच रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है?
समझ पा रहे हैं? तो मिश्रा जी लोग जो है दिमाग ये लगाना है कि जब बाहर की कंपनी आती है, जैसे जियो, एयरटेल, अगर आपको ध्यान हो, और वोडाफोन, अभी ऐसे कंपनी हैं जो लूट रहे हैं मार्केट में। फॉर एग्जांपल, इसके अलावा किसी को कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। अब जैसी एलॉन मस्क ने बोला कि स्टार लिंक आएगा, और स्टार लिंक 7,000 रुपए में लाइफ टाइम, पूरे जीवन भर जितना बतियाना है बतियाओ, जितना नेट यूज करना है करो, जितना डेटा कैपेसिटी आपके पास है करो, और लाइफ टाइम तक, उसके बाद कोई रुपया नहीं देना है। अब जियो और एयरटेल का हालत हो गया खराब। इस वजह से इन लोगों ने गवर्नमेंट को पैसा देके स्टारलिंक को इंडिया में आने से मना किया। हालांकि एक समय ऐसा आएगा कि स्टारलिंक आ जाएगा, और अगर स्टारलिंक नहीं भी आए तो जियो को, एयरटेल को खुद कुछ वैसा प्लान देना पड़ेगा जो प्लान यहाँ पे वाजिब हो, क्योंकि लोग फिर डिमांड करना शुरू कर देंगे कि स्टारलिंक क्यों नहीं आ रहा है। क्या मेरे पॉइंट समझ में आ रही? तो लॉजिक क्या हुआ, बाहरी कंपनी के दबाव से इधर का कंपनी अपने आप को उस हिसाब से ढालना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा था, मैंने बोला आपको, जब एयरटेल का 1 GB डेटा के लिए, 1 GB छोड़ो, 50 MB और 100 MB डेटा मिलता था, और उसके लिए आप रिचार्ज करते थे 200, 150, और भी 50 MB ऐसा ऑन किए, खत्म हो गया। इस तरीके का जो है शोषण था। लेकिन अब जो है बाहरी कंपनी आने से बेनिफिट क्या होता है कि हम इसके बारे में पता चलता है। तो इसलिए स्टारलिंक का हल्ला हुआ था 2018-17 में ही, जबकि वो और जगह ऑपरेट भी कर रहा है। लेकिन बिकॉज ये इंडियन कंपनी जियो और ये मात खा जाता, क्योंकि उस समय इनका प्रोजेक्ट बहुत सारा चल रहा था, गवर्नमेंट उसको इनिशिएट होने नहीं दिया, और जिस दिन आएगा उस दिन धमाल मचा देगा। अभी बहुत सारे लोग उसका रजिस्ट्रेशन भी करा चुके थे, पहले ही रजिस्ट्रेशन, प्री रजिस्ट्रेशन ओपन भी था स्टारलिंक का। लेकिन जियो, एयरटेल, इन दोनों ने मिलकर काम किया, तो फिर ऑप्शंस क्या हुआ कि मार्केट में क्वालिटी भी बढ़िया होगा और प्राइस भी क्या होगा, कम होगा। इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको अच्छा चीज जो है मिल जाएगा। तीसरा है एंट्री। अब ये एंट्री कैसे करें इंटरनेशनल, तो मैं पूरा बताऊंगा नहीं, लेकिन एक दो शब्द मैं आपको जरूर बताऊंगा कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं तो कैसे एंट्री कर सकते हैं। मैं बीच बीच में बार बार पूछता रहता हूं, फिर पूछ रहा हूं, ठीक ठाक हो ना, सब अलर्ट रहना। तो पहला पॉइंट है, दिमाग ये रखिएगा, फायदा रहेगा। कैसे एंट्री कर सकते हो, आपको मैं बोलूं मार्केट में कैसे एंट्री कर सकते हो, तो अलग अलग तरीके हैं मार्केट में एंट्री करने के, यस और नो। तो पहला एंट्री मार्केट में क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट कि भैया आप अपना चावल का बोरी उठा के लेगा, दुकान खोल दिए। ये इंटरनेशनली मार्केट में इतना आसान नहीं है जैसे इंडिया और बिहार में होता है। कुछ नहीं मिला तो रेडी खोल दिया, ठेला उठाया, चल दिए, चल समोसा कचौड़ी छान दिए। आप मुझे बताइए, क्या उसने कोई जीएसटी लिया? कुछ नहीं। क्या उसने रजिस्ट्रेशन कराया? नहीं। वो उठा के कहीं भी, वो भी किसी के सामने ही लगा दिया। आप समझिए बिहार में बिजनेस करना इतना आसान है। क्लास के बाद मिलते हैं, क्लास के बाद। अच्छा अच्छा, भेज दो भेज दो, आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो सबसे पहला दिमाग में रखिएगा ये कि अगर मान, वहीं पे देख के वहीं बैठ जाइए, कहीं पे भी बैठ जाइए, इधर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर जो भी चीज इस तरीके से बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनली अगर मार्केट में जाए, ध्यान से समझना। नरेंद्र मोदी एक बार बीच में बोले भी थे, क्या बोले थे कि पकौड़े का बिजनेस अगर कर रहे हैं तो बहुत बेनिफिट है, क्योंकि उनको कुछ देना नहीं पड़ रहा है। ध्यान से समझिए। और उसमें बहुत बड़े उसके मीम्स भी बने थे। तो उनका लॉजिक कुछ और कहने का था, और देश का युवा कुछ और समझ लेता है। अब समझना क्या है, समझिए। एक आदमी जो रेडी लगा रहा है, उसको ना जीएसटी का है टेंशन, ना कुछ नहीं। अब कमाल की बात समझना ध्यान से, अगर मान लो मैं एक कोचिंग अगर इंस्टीट्यूट शुरू कर रहा हूं, तो मुझे मार्केटिंग करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल मुझे ब्रांडिंग करना पड़ेगा, मुझे बहुत सारा कोशिश करना पड़ेगा। आप सोचना, एक इलेक्ट्रीशियन आदमी, प्लीज इस बात को ध्यान से समझना, जो इलेक्ट्रीशियन है, एलईडी बनाता है, मान लो टीवी भी बनाता है, कुछ वैसा, उसके पास कमाल की बात यह है, या शटर बनाने वाला, ना तो कोई अपनी ब्रांडिंग करता है, ना ही कोई अपने वो प्रचार पे खर्चा कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। ध्यान से समझना, आप उसके पास स्वतः एलईडी लेके पहुंच जा रहे हो, और आपको पता है कि फलना एरिया का रमेशवा जो है या वो महेशवा जो है वो बनाता है बहुत बढ़िया एलईडी। आप पहुंच गए उसके पास, उसने कोई ब्रांडिंग नहीं करा, कोई मार्केटिंग नहीं करा, मार्केटिंग रुपए जीरो। अगर एक शटर गिराने वाला आदमी जो अगर मान लो एक दिन में 5 शटर भी बना देता है, हर किसी से लगभग 500-1000 रुपए ले रहा है, अगर 5 बना गया, ये भी प्रोबेबिलिटी है कि हर दिन नहीं मिलेगा उसको, लेकिन एक दिन में 5 शटर भी बना दिए, 1000 रुपए लिया, तो एक दिन में 5000 छाप लिया उसने। इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, जीरो है उसका, क्योंकि उसका मैकेनिक कारीगरी है बनाना, सामान तो आप ही से लेगा ना। वो ऐसा थोड़ी है कि नट बोल्ट अपने पास से लेके आएगा, नट बोल्ट का चार्ज आप ही लेगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जब भी कोई ब्रांड बनता है उसके लिए मार्केटिंग, कैपिटल, पूंजी सब चाहिए। लेकिन जब कोई ऐसा काम जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाथ का हो, ना कोई प्रमोशन होता है, ना कोई प्रचार होता है, कुछ नहीं होता है, आप स्वतः जाते हैं एलईडी लेके। अच्छा, उसका अलग एटीट्यूड भी होता है, बनेगा तो बनेगा, तो सीधा बोल देगा कबाड़ हो गया भैया, तो हम ही से बेच दो या किसी और से बेच देना, बात खत्म है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो लॉजिक क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट में आने के लिए आपको बहुत सारा जद्दोजहद करना पड़ता है।
बहुत सारा। तो उसमें सबसे पहला कुछ टाइप्स है कैसे कैसे एंट्री मार सकते हैं। ये बहुत आसान चीज है, मैं बता देता हूं। पहला है, एक तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप सिंपली शुरू कर दिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, आप मुर्गी फार्म चलाते हैं, पोल्ट्री फार्म फॉर एग्जांपल, बहुत बेसिक एग्जांपल, पोल्ट्री फार्म का बहुत एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो पोल्ट्री फार्म को आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। और कहीं नहीं सही तो नेपाल में कर दीजिए। समझ में आ रहा है, नेपाल तो बगले में है, इधर से करके पुल पर से पास करके इधर आ जाइएगा, क्या दिक्कत है। वो भी तो आप कह ही सकते हैं कि भी इंटरनेशनल ट्रेड है, और नेपाल में ठीक ठाक लेवल पर चल जाएगा। वहां पे दो ही चीज, नेपाल दो ही चीज के कारण चल रहा है, एक दारू के कारण, दूसरा वहां कुछ नहीं है भैया, मैं बता देता हूँ, नथिंग इज देयर इन नेपाल, ओनली दारू। और इसलिए यहाँ के लोग जो जाते हैं इंडिया में, वही दूध पी के आप देखिएगा रोड पे पड़े हुए हैं लोग, क्योंकि वहां हर चीज में दारू है। इस वजह से नेपाल चल रहा है। बाकी नेपाल के पास जो रिसोर्स उसको कभी कैपिटलाइज ही नहीं किया, वो खाली चाइना के चक्कर में बर्बाद होता है। तो दूसरा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बाद कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि टाटा ने आईफोन से, फिर ध्यान से समझना, टाटा ने आईफोन कंपनी को बोला कि तू अपना सारा कुछ दे दे, मैं बनाऊंगा, उसमें प्रॉफिट कर लेंगे, बात खत्म। जैसे टाटा मेकिंग आईफोन फॉर एप्पल। अब तीसरा फ्रेंचाइजिंग, यही क्वेश्चन पूछा था 2023 में, जिसको लेकर खूब विवाद हुआ। तो एक शब्द है, अलग से लिखिएगा, एक है फ्रेंचाइजिंग और दूसरा है लाइसेंसिंग। अभी तो आपको बहुत आसान लगेगा, पेज नहीं है तो पेज आप ले लीजिए, दे दीजिए पेज उनको। एक जगह लिखिएगा फ्रेंचाइजिंग और दूसरी जगह लिख लीजिएगा लाइसेंसिंग, ठीक है। क्योंकि इसके कारण बहुत सारे लोग अलग अलग विवाद उठा लिए कि फ्रेंचाइजिंग जो है और लाइसेंसिंग कैसे डिफरेंट हो गया। तो पहला चीज मैं फिर बोल दे रहा हूं, फ्रेंचाइजिंग का मतलब समझ लेना सर्विसेज, बस अभी के लिए। जब भी हम बोलते हैं किसी चीज का फ्रेंचाइज लेना, बहुत लोग फ्रेंचाइज लेकर रहते हैं, जैसे डोमिनोज का फ्रेंचाइज ले लिया, केएफसी का ले लिया। अब केएफसी जब भी ये सब चीज, ये सब क्या है, सर्विसेज है। तो सब ध्यान रखना, फ्रेंचाइजिंग किसके लिए इस्तेमाल होगा, सर्विसेज के लिए। जैसे डोमिनोज पिज्जा कहां की कंपनी है, यूएसए की, लेकिन इंडिया में धूमधाम से चलता है। तो इंडिया में एक कंपनी है जिसका नाम है जुबिलेंट फूड वर्क्स, इसने पूरा का पूरा पैसा देकर डोमिनोज से ले लिया है अपना पूरा। और यहाँ पे जो भी डोमिनोज चलता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, डोमिनोज पिज्जा जिम्मेदार है या जुबिलेंट फूड वर्क्स जिम्मेदार है, जुबिलेंट फूड वर्क्स। तो दिस इज कॉल्ड फ्रेंचाइजिंग। बहुत सारे ऐसे कंपनी है, तो इसका जितना भी क्वालिटी कंट्रोल, रॉयल्टी, जितना भी चीज होगा वो सब कुछ यहाँ इंडिया में जुबिलेंट फूड वर्क जानता है। अब आप सोचोगे कि डोमिनोज का जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी, वैसा ही स्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड में है। ऐसा नहीं है कि मॉडिफाई कर लेगा, जो डोमिनोज का मार्क होता है, जो डोमिनोज का सिंबल होता है, सेम रहेगा। तो इस बात को ध्यान से क्या समझना कि जब आप फ्रेंचाइजिंग लेते हैं तो उसमें कोई चेंज आप नहीं कर सकते, हूबहू ऐसा ही आपको लगाना पड़ेगा जैसे उस कंपनी का ब्रांडिंग। मेरी बात समझ में आ रही है। दूसरा है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग में जैसे पेप्सी कंपनी आप जानते होंगे, पेप्सी कंपनी का जो लिया हुआ है वो है वरुण बेवरेजेस ने। तो वरुण बेवरेजेस ने पेप्सी का पूरा मार्क ले लिया हुआ है और अपने हिसाब से पेप्सी सेल करता है। अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर पाकिस्तानी क्रिकेटर जो होते हैं उनके टी शर्ट पे आपको पेप्सी का ऐड हमेशा दिखेगा, हमेशा। मेरी बात समझ में आ रही है, और वो लगभग बहुत सालों से है। तो लॉजिक क्या है, वो पेप्सी उसको डायरेक्ट फाइनेंस नहीं कर रहा, बल्कि वो फाइनेंस कर रहा है वरुण बेवरेजेस, जो अपने हिसाब से एशिया में इस्तेमाल करता है। तो लॉजिक ये है कि जब हम बात करते हैं सर्विसेज की तो फ्रेंचाइजिंग होगा, जब किसी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, क्योंकि वहां पे मैन्युफैक्चर करके सेल करेगा, तो उसके लिए लाइसेंसिंग की आपको जरूरत पड़ेगी। ये कुछ अलग है। दूसरा वर्ड है ज्वाइंट वेंचर। अब ज्वाइंट वेंचर जैसे होता है साथ में चलाना। हीरो होंडा याद होगा आपको, तो होंडा जो कंपनी है वो जापान की थी, हीरो कंपनी इंडिया की थी। बहुत सालों तक बढ़िया चला, दोनों सेपरेट आउट हो गए। अब हीरो अलग काम करता है, होंडा अलग काम करता है। आपको कभी ये फील हुआ ही नहीं होगा कि हीरो होंडा कोई बाहर की कंपनी होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं एक बार और पूछ रहा हूं, क्या सब अलर्ट हो? कोई बोर तो नहीं हो रहा? अगर हो भी रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझना, मजा आएगा क्लास में। तो पहला चीज मैंने बोला, होंडा कंपनी कहाँ की है, जापान की। कभी कभी बीपीएससी वगैरह में घूम फिरा के पूछ लेता है, पता नहीं क्या दिमाग में आता है। ये रेलवे एसएससी छोटे छोटे एग्जाम में ना माथा खराब करने वाला क्वेश्चन पूछता है, समझ में आ रहे हैं? उस सबका जो कोई औकात नहीं, कुछ उठा के पूछ देता है। तो लॉजिक क्या है, होंडा ने सेपरेट आउट हो गया बाद में, फिर उसके बाद जो है साथ में। तो जब आप इस साथ में कोई बिजनेस कर रहे हैं वो भी इंटरनेशनली आप कर सकते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल हीरो होंडा है। आगे है होली ऑन्ड सब्सिडरीज। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का एक आता है, आप सर्च करेंगे ना तो उसका बड़ा है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है बेसिकली वो ऑल ओवर जो है वो यूके को कवर करती है, ब्रिटेन में। लेकिन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का 100% ऑनरशिप इंडिया में चलता है। आप एक सिटी बैंक का नाम सुने, सिटी बैंक। और सिटी बैंक जो है वो भी इंटरनेशनल बैंक ही है। और सिटी बैंक जो है जब इंडिया में काम कर रही थी तो उसमें बहुत सारा लीकेज कुछ होना शुरू हुआ, जिसके कारण सिटी बैंक को वापस जाना पड़ा, लेकिन अभी भी वो ऑपरेट करती है। अब मैं लास्ट पर बोल रहा हूं, अगर आपको इंटरनेशनल व्यापार किसी चीज का करना है तो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास 3-4 चीजें हैं। एक तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं,
दूसरा लाइसेंसिंग कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तीसरा ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं, उसके बाद आप उसी तरीके से आप फ्रेंचाइज लेकर कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जोर से बोलिए सुनो। तो यहां तक क्लियर कर रखिएगा। यूपीएससी जब भी कभी पूछेगी वो डायरेक्ट पूछेगी इस चैप्टर से, क्योंकि यूपीएससी के पास इसके अलावा बीपीएससी जब भी पूछेगा तो बीपीएससी पूछेगा वो वही वाला बात। मैं कोई चीज का मैं डिमोरलाइज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं लाइफ में हमेशा बार बार आपको बोलता ही रहता हूँ, मुझे जनरल कॉम्पिटिशन वाले से नफरत हो जाता है। जो उनका एटीट्यूड है, जो मानसिकता है ना, यही है कि कुछ हो जाए, वो रेलवे एसएससी चाहे चपरासी हो जाए, शादी हो जाए, बस हो गया। ये मानसिकता आपको बर्बाद कर देगा, ये हमेशा। और मोतिहारी में मैंने बार बार बोला, यही मानसिकता पे चल रहा है लोग कि कुछ हो जाए, 3000 में आओ, 3000 में जीवन भर पढ़ा देंगे। ये क्या मानसिकता, 3000 में एसएससी रेलवे। और हमेशा सोच बड़ा रखो। जब आईएएस का अगर सोच बड़ा रखोगे, ऑटोमेटिक छोटे छोटे एग्जाम्स उसमें कवर अप हो जाता है। ये है ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यही करो कहीं करो, बट लाइफ में एक बार आईएएस की तैयारी जरूर करो। और दूसरा, रिसर्च पे जरूर ध्यान रखो। अगर आईएएस नहीं हो तो उससे ऊपर सोचो, इतने में मत निपटिए। नहीं तो मोतिहारी पहले भी 20 साल पहले वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। अगर आपका थॉट चेंज नहीं हुआ तो कोई और थॉट चेंज कर ही नहीं सकता। जीवन भर बोलते रहिए कि कुछ नहीं होगा मोतिहारी से। पटना दिल्ली जाएंगे, जमीन बेच के जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। तो ध्यान से समझिएगा जो बोल रहा हूँ। पहला पॉइंट मैंने बोला, ये जो भी इस तरीके का है, अगर डिटेल में याद रहे तो ठीक है, नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछेगा। अब इसमें कुछ चीजें हैं कि भैया डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। आप देखे होंगे आजकल जब बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं गांव के कोई लोग, जब डॉक्यूमेंट बोलता है कि चाहिए चाहिए, आदमी गड़बड़ा जाता है, जबकि वो डॉक्यूमेंट कुछ होता नहीं है। बताने का तरीका पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, आपने पूछा सर आईएएस हो जाएगा, मैंने बोला यार देखो आराम से हो जाएगा, सिस्टमेटिक थोड़ा करोगे, डिसिप्लिन रह के हो जाएगा। दूसरा तरीका है ना हुई, बहुत लोग रहे। सेम बात को बोलने का अलग तरीका है, लाखों लोगों ने ट्राई किया, उनके बस का नहीं है तो तुम कौन से खेत के मूल्य हो, ये भी एक तरीका है बोलने का। अब दोनों में एक हो गया, डिमोरलाइज कर दिया, एक में क्या हुआ, मोरलाइज कर दिया। तो लॉजिक क्या है, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपको बताया कैसे गया है। जैसे आपने एक टॉपर का नाम सुना होगा, सृष्टि जैन देशमुख। जो सृष्टि जैन देशमुख मैम, उनका भी नाम आपने सुना होगा। तो उनको भी वैसे ही कुछ बता दिया किसी ने, पट्टी पढ़ा दिया कि हमारा से हो गया कल थोड़ा सा। इस तरीके का जो लॉजिक है, मानसिकता बर्बाद करता है। तो लॉजिक दिमाग में क्या रखिएगा, अगर आप उसका बात मान लिए तो बर्बाद हो जाइएगा, खुद पे ट्रस्ट रख लिए तो काम आसान हो जाएगा, और खुद पे बड़ा बिलीफ आएगा। तो इसमें कुछ सारा डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट मैं पढ़ाने वाला नहीं हूं, आप सिंपली एक बार देख लीजिएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट पड़ता है। बेसिकली जैसे कुछ है तो इनवॉइस प्रोफार्मा चाहिए, कुछ जगह पे सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन चाहिए। जैसे आप क्या बना रहे हो, किस टाइप के क्वालिटी बना रहे हो, उस बात पर भी तो डिपेंड करता है ना कि आप उस क्वालिटी में। जैसे कुछ लोग मान लो पटाखे बनाते हैं, क्रैकर्स के नाम पे कुछ लोग अलग केमिकल्स बनाना शुरू कर दिए, और केमिकल्स बना के आपके पेप्सी में मिला दिया। आप कभी ये न्यूज सुने कि कभी कभी आता है कि माजा में एक केमिकल मिल गया ऐसा जो माजा बर्बाद हो गया है, या कभी कभी स्प्राइट में मिल गया। ये व्हाट्सएप ग्रुप में चलते रहता है, ये सब फालतू का, ये जो फालतू का चलते रहता है, ये पता नहीं कब का न्यूज रहता है, लेकिन हर साल एक बार सर्कुलेट हो जाता है। आप मेरी बात समझ में आ रही है? और आप भी क्या है, देर नजर व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं, उसमें लिखा रहता है आपको हनुमान जी की कसम 10 लोग को फॉरवर्ड नहीं किए तो फिर आपका आपके साथ बुरा हो जाएगा। बताइए कैसा आदमी है। आप समझिए कितना एक गंदा मजाक है कि आपको मैंने शुरुआत में सुबह में आया कि जय हनुमान बोल के, फिर जय ये वो बोल के, और उसके बाद क्या बोला रहता है, नहीं किए तो आपके साथ बुरा हो जाएगा। ये कौन भला चाहने वाला आदमी है? इस तरीके के जो लोग हैं। और व्हाट्सएप का सबसे बेकार बात ये, आज तक किसी ने कभी भी व्हाट्सएप का पूरा मैसेज पढ़ा ही नहीं। एक तरफ से फॉरवर्ड हुआ, दूसरी तरफ से उधर गया, आया इधर गया। ना आपने कभी पूरा मैसेज पढ़ा, ना आपने कभी सोचा कि देना नहीं देना। एक ने भेजा, दूसरे ने उधर भेज दिया। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये जो डॉक्यूमेंट्स है अगर आपको याद रहे बेटर है, अदरवाइज ये नहीं पूछने वाला कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट एक टर्म लिखिएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जाएगा, मेंस में भी पूछा जाएगा, प्री में भी। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज। मैं 20 सेकेंड्स दे रहा हूं, इस जरा डायग्राम को देखने की कोशिश करो कि कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि डायग्राम बड़े मेहनत से बनाया गया है, बहुत लोगों का इसमें हाथ है। तो आप अगर देखोगे तो बहुत आसान तरीके से बनाया गया। एक बार देखो, सिर्फ 20 सेकंड के लिए देखते हैं, फिर उसके बाद मैं 1 मिनट बताऊंगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। किसको समझ आया? समझने की कोशिश कर रहे हो ना? यानी सर टाइम मिला, 20 सेकंड में थोड़ा झपकी मार लेते हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा बात का बात। अच्छा हाँ, बाय द वे कल क्लास होगी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कल लंबा क्लास होगा, खाना खा के आ जाइएगा। कल अपन इसको कंप्लीट करेंगे पूरा का पूरा, ठीक है जी।
ये एसएससी रेलवे वाला नहीं है कि आधा घंटा काम करा लिए और उसके बाद बस हो गया। 2 घंटा के अंदर 4 को बैच हो गया खत्म, जाते जाओ आते जाओ, जाते जाओ आते जाओ, समझ पा रहे हैं? मतलब जितना देर में एक बैच होता है मैं 4 बैच। फिर से बोल रहा हूँ, कितनों को समझ आया? समझ आया? नहीं आया? फिर से हाथ पूरा खड़े करो जिनको समझ आया, पूरा हाथ खड़े करो। जिनको नहीं आया तो नहीं आया, हम बताएंगे। चलो, आप लोग सुनोगे, अभी नहीं होता है। जैसे आपने किसी से कर्जा लिया और इधर ध्यान समझिएगा, मान लीजिए आपने एक्स आदमी से कर्जा लिया, उस एक्स आदमी ने आपके पास फोन किया कि भाई मेरा पैसा लौटा दे, तो आपने बोला मैंने जो है वाई आदमी को भी दिया है एक काम, ध्यान से समझना, तो तू उससे ले लेना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा होता है बहुत बार। कुछ लोग ऐसे जानबूझ के घुमाते फिराते रहते हैं कि सुनिए ना, हमरो बाराम खिलावन सिंह यादव लगे उहे रहुआ के डायरेक्ट दे दिए। इस तरीके का जो लॉजिक है यार, जब से मैं जब से आया हूँ बिहार में, तब से मैं भोजपुरी बोलना सीख गया हूँ। समझ में आ रहा है? बढ़िया से। पहले नहीं आता था बोलेंगे, जब भी बोलता था मजाक उड़ाता था, अब मजा आने लगा। अब सब बोलता है अब ठीक बोल रहा है। ध्यान समझिए, ये आदमी बैठा है अमेरिका में, ये आदमी यहाँ पे, ध्यान से समझ में, ये आदमी इससे मांगता है कि भैया इधर देखो, ये जो है तू अपना चाय पत्ती जो भी बेच रहा है बेच दे। ये जैसे ही इसको दिया, ये बोला मेरे पास अभी पैसा नहीं है, कुछ समय बाद दूंगा। तब तक इस आदमी ने हो सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया हो और लोन लेकर अपना मैन्युफैक्चरिंग किया और उसको दिया हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आदमी को बोलेगा कि तू अपना डायरेक्ट पैसा इसको दे देना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, मेरे को मत देना। क्या समझ पा रहे हैं? तो बिल ऑफ एक्सचेंज ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनली भी ये होता है, सिर्फ नेशनली नहीं होता, बल्कि क्या होता है इंटरनेशनल। क्वेश्चन क्या था ऑप्शन में? Which among the following is the correct statement? पहला, bill of exchange is only valid in India या in the national market। bill of exchange क्या नेशनल मार्केट में वैलिड है इंटरनेशनल मार्केट में? इंटरनेशनल मार्केट में। ये जो इस टाइप के जो छोटे मोटे आते हैं ना, ये बहुत दिमाग खराब करते हैं। तो सिंपल याद रखिएगा बिल ऑफ एक्सचेंज, ज्यादा इसको खिचड़ी पकाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एक और सबसे इंपॉर्टेंट, अब है बैलेंस ऑफ पेमेंट का मेन मुद्दा। तो अब हेडिंग डालिएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि भुगतान का संतुलन। मैं फिर आपको 20 सेकंड देने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। दिमाग एकदम बंद मत रखिएगा, दिमाग को ओपन रखिए और उसको थोड़ा ट्राई करते रहिए। तो जरा 20 सेकंड दे रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा, कुछ समझ आ रहा है। अच्छा, इन दोनों को जानते हैं आप लोग? कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़े करो ईमानदारी से। अगर इनके जगह पे मैं सोचा था कि इनके जगह पे मैं एक जगह खेसारी एक जगह निरहुआ को लगा दूंगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि बिहार के लोग ज्यादा इंटरकनेक्ट कर जाएंगे। ये टॉम क्रूज को जल्दी नहीं समझ रहे हैं, तो मतलब भाई ध्यान से समझना कि ये दोनों जो भी लोग हैं, मतलब इंटरेस्टिंग तो बनाया जा सकता है, लेकिन यूट्यूब पे मसाला नहीं बना सकते अपन। यूपीएससी में मसाला देखो, मैं मसाले बहुत है, मैं इतना मसाला बनाऊंगा सबको सुनने में अच्छा लगेगा, वाह 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 क्या टीचर है। बट पॉइंट इज कि जो जरूरी है उसमें, और जो जरूरी होता है ना वो ज्यादातर टाइम इंटरेस्टिंग होता ही नहीं है। जो चीजें जरूरी होती है वो इंटरेस्टिंग नहीं होता ज्यादा, उसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। जो बेकार की चीजें होती है यूट्यूब पे, दनादन करंट अफेयर, आइए सुबह में आपका स्वागत है, आज इसने इसको मार दिया, उसने, यही सब पूरा रील में चलता रहता है। सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए काम होता रहता है, उससे यूपीएससी नहीं निकल सकता है, उससे कोई एग्जाम नहीं निकलेगा। फैक्ट इज कि अगर आपको करंट अफेयर खत्म करना है तो रीड करना ही पड़ेगा, तो चाहे कोई भी पढ़े, बात खत्म है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं 20 सेकंड दे रहा हूं, प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं जिंदा हूं, बता ही दूंगा। तो बस थोड़ा देखिए और 2-3 चीज समझिएगा इसमें से, क्या पता समझ में आ जाए कहीं। जल्दी करिएगा। मैं चाहूंगा 2 चीज पे फोकस करना, एक फोकस करना रेसिडेंट पे और दूसरा फोकस करना नॉन रेसिडेंट पे। मैं अगर आपको बोलूं कि इसमें क्या फर्क है, एक होता है सिटीजनशिप, नागरिकता, सुने होंगे, अरे सुने है ना, और दूसरा है रेसिडेंट। 2 शब्द हैं, इसीलिए आपसे कभी कभी नहीं मांगा जाता है, एक डोमिसाइल मांगा जाता है किसी एग्जाम, मतलब किसी फॉर्म भरने में, या बोला जाता है आवासीय दीजिए। डोमिसाइल और आवासीय दोनों में फर्क है, कुछ लोग समझते ही नहीं है, कहते हैं आवासीय बढ़ने पे तो डोमिसाइल की क्या जरूरत है। तो फिर से बता देता हूं, इस पूरे को समझने के लिए याद रखना है ये बात। देखो, कोई आदमी जो इंडिया का नागरिक है, लेकिन हो सकता है कि उसका आवासीय कहीं और का हो, पॉसिबल है कि नहीं, पहले ये बताओ। जैसे मैंने बोला था कि अक्षय कुमार इंडिया का नागरिक है, लेकिन ब्रिटेन का उसका मेन नागरिकता है, ध्यान से समझना, जन्म यही लिया है, सॉरी ब्रिटेन बोलो, कनाडा का उसने लिया था। आलिया भट्ट अभी तक ब्रिटेन की नागरिक है, आलिया भट्ट इंडिया नहीं है। तो लॉजिक क्या है, ध्यान से समझिए कि कोई आदमी, आपका गांव है मान लीजिए कहीं और आप रह कहीं और रहे हैं, तो नागरिक तो आप कहीं और के हैं, लेकिन आप रह कहीं और रहे हैं, तो उसके लिए कंडीशन आता है कि सर, एक शब्द आता है एनआरआई, सुनोगे ना, सुनोगे कि भैया नागरिकता तो यहाँ का लेके रखा है, लेकिन पिछले 6 महीना से यहाँ नहीं रह रहा है, तो उसका आवासीय पता कहाँ होगा, इंडिया का होगा कि वहां का होगा जहां है।
जहां है वहां का, ध्यान से समझना। एनआरआई का मतलब क्या है? नॉन रेसिडेंट इंडियन। इंडियन उसका नागरिकता हो गया, लेकिन इंडिया में रह नहीं रहा है। क्लियर है? तो ध्यान से समझना, बैलेंस ऑफ पेमेंट नॉन रेसिडेंट्स और रेसिडेंट्स के ऊपर दिमाग लगाता है कि किस तरीके से पैसा आया, किस तरीके से पैसा गया। अब देखो मैं समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल देखो, यहां यूएसए है, ध्यान से समझना। इस यूएसए ने दो काम किया। पहला, इसने सेंड डेटा टू आईएमएफ। ये जो है आईएमएफ का, कभी कभी चीफ का नाम भी पूछ लेता है आईएमएफ का, कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चीफ कौन है। छोटे मोटे एग्जाम्स में, यूपीएससी में कभी नहीं पूछा है। इनको समझने के लिए पूरा ऊपर का काम देखिए, ध्यान से समझिए। पहला, नंबर 1 से फोकस करते जाइए। नंबर 1 आपको कहीं दिख रहा है? ये रहा नंबर 1। नंबर 2 पे फिर फोकस करो। नंबर 2 कहां गया? नंबर 3, जल्दी बोलो। नंबर 4, जल्दी बोलो ना। अरे अर्नोल्ड हीरो का नाम है। उसके बाद नंबर 5, जल्दी बोलो, कहां गया भैया? याद देखना, एक अप एंड डाउन ऑल्टरनेट चलता चला जाएगा। और एक लास्ट में है सबसे, यहां पे ये है नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये जीरो कैसे हुआ समझना। देखो इधर, इधर देखो। मान लो एक आदमी रेसिडेंट है, अमेरिका में रह रहा है, ध्यान से समझना। अब अमेरिका में रह रहा है, इसने 20 रुपया भेजा इंडिया में, ध्यान से समझना। और कोई आदमी जो इंडिया में रह रहा है, इसने 20 रुपया बाहर भेजा कहीं और। फिर बात समझ में आ रही है? तो लॉजिक क्या होता है, एक तरफ से, जब ध्यान से समझना, एक तरफ से डेबिट होगा तो दूसरी तरफ से क्या होगा? क्रेडिट होगा। अरे हाँ है ना? तो अगर इंडिया के आदमी ने बाहर भेजा पैसा, मतलब इंपोर्ट किया, फॉर एग्जांपल कोई चीज मंगाया, तो मान लो 20 रुपया भेजा, तो 20 रुपया डेबिट हुआ। तो कहीं एक जगह का डेबिट, कहीं दूसरा जगह का क्या होगा? क्रेडिट होगा। अरे हाँ है ना? तो एक जगह का डेबिट, दूसरा जगह क्या हुआ? क्रेडिट। सिंपल सा बात है। तो ये जब पूरा कैलकुलेशन इंटरनेशनली चले, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब ये पूरा कैलकुलेशन डेबिट और क्रेडिट इंटरनेशनली चलता हो, उसी को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। जिसका हिसाब किताब एक ही आदमी लगाता है, वो है आईएमएफ की हेड। इन्हीं के पास सारा डिटेल जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो यहां से निकलती है वर्ल्ड नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट। 20 आया 20 गया, 10 आया 10 गया, इक्वल टू 0। ध्यान से समझो। मतलब इसका मतलब क्या है? ये आदमी जो इंटरनेशनली बैठा हुआ है, क्या सिर्फ इंडिया का कैलकुलेट कर रहा है या पूरे वर्ल्ड का? जल्दी से बोलना, पूरे वर्ल्ड का। प्लीज समझना। तो इसीलिए बोल रहे हैं, आराम से समझने की कोशिश करना। मैं लास्ट टाइम फिर पूछ रहा हूं, किसको इसको ये समझ आ रहा है? हाथ खड़े करो ईमानदारी से, ठीक है? अब प्लीज समझना आराम से। नहीं समझ में आ रहा है तो कोशिश करना, आएगा थोड़ा थोड़ा, धीरे 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 आएगा, हड़बड़ाना मत। एक दिन में जो है झंडे नहीं गाड़ने। तो पहला चीज है कि जब भी कभी बैलेंस ऑफ पेमेंट की हम बात करते हैं, तो इंटरनेशनली होगा कि नेशनली होगा? इंटरनेशनली होगा। दूसरा, आईएमएफ करेगा कि वर्ल्ड बैंक करेगा? आईएमएफ करेगा। और आईएमएफ के पास वो सारा हिसाब किताब आता जाता है। इन सारे को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आपके इसमें दो काम का चीज है। पहला इंटरनेशनली, दूसरा आईएमएफ, और तीसरा अब आता है, वो डिपेंड करता है रेसिडेंट पे भी, कि कौन कहां का रेसिडेंट है, कौन कहां का रेसिडेंट नहीं है। उस हिसाब से वैल्यूएशन होता है। आप मुझे बताओ, $1 का वैल्यू बढ़ता घटता रह सकता है, कभी 70, कभी 80, कभी 85, कभी 42, कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना? तो ये जो डॉलर का वैल्यू ऊपर नीचे घट रहा है, क्या ये एक ही देश के लिए घट रहा है या सभी देशों के लिए भी अलग अलग घट रहा है? सभी देशों के लिए। अब यहीं पर रुकना, क्योंकि एक फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा था और वो फॉर्मूला बहुत लोग गलत किए थे। जरा देखना, मैं चाहूंगा कि आप 30 सेकेंड वो जो लाइन लिखा हुआ है इसको पढ़ें। इसको, ये वाला देखो। ये मैं इसलिए आपको रीड, ऐसा नहीं है मैं चाहूंगा एक मिनट में, जिस दिन मुझे खत्म करना होगा बिना बताए मैं पूरा पढ़ा के खत्म कर दूंगा। लेकिन अगर 30 सेकंड में रीड कर लोगे ना, तो आपके एग्जाम में बड़ा काम आएगा। क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग घर पे जाके पढ़ते ही नहीं। यहाँ के हैबिट देखा हूं। और जो रीडिंग नहीं कर सकता वो आईएएस कभी बन ही नहीं सकता है। बिना रीडिंग किए आप नहीं बन सकते हैं कुछ भी। सीक्रेट है रीडिंग। रीड करते हैं बन जाइएगा, नहीं रीड करिएगा नहीं। सबको सीक्रेट पता रहता है, लेकिन कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। बात खत्म। सुन पा रहे हो? तो देखो पहला चीज एक और, जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा, मान लो वो सारा रिकॉर्ड तो इनके पास गया, ठीक है, डन, आईएमएफ के पास गया, लेकिन इसके पास भेजेगा कौन? तो हर देश का जो सबसे बैंकों का बाप होगा, तो फादर ऑफ द बैंक्स। अब इंडिया में बैंकों का बाप कौन होगा? आरबीआई। उसी तरीके से अमेरिका में कोई फेडरल बैंक होगा, फिर यूके में कोई ब्रिटेन बैंक होगा, समथिंग। तो हर देश का जो सेंट्रल बैंक है, सबसे बैंकों का बाप, वो डेटा भेजेगा आईएमएफ को। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखना। पहला चीज, सेंट्रल बैंक ऑफ ईच कंट्री प्रिपेयर बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स एज पर द फॉर्मेट गिवन इन आईएमएफ बीपीएम 6।
तो IMF ने एक डेटा बना के दिया हुआ है कि आपको इसी फॉर्मेट पे बना के देना है, तो सब लोग उसी हिसाब से दिनांक दे देते हैं। क्या रेडी हो? अब जरा नीचे आना। उसके बाद ये सारा का सारा जो भी जैसे काम करता है वो मैंने बता दिया आपको। इसमें दो शब्द लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है करंट अकाउंट दिख रहा है, एक लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट। अच्छा, करंट अकाउंट आप जानते हैं, एक होता है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट सुने ही होंगे। कितने लोगों के पास सेविंग अकाउंट है? भाई बताना कि डाटा हमको आइडिया लग जाए कम से कम, क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो है खाता खुलवाने में लगे। ध्यान से समझिएगा भाई, खाता खुलवा लीजिएगा, जरूरी है, उसके बिना काम चलने नहीं है। फोन पे गूगल पे उसी से चलता है। तो अभी भी कुछ लोग जो है अभी भी इंतजार में है कि नहीं मोदी जी बोले थे कि हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया आएगा भाई और बहनों, तो इस वजह से जो है कुछ लोग इंतजार में है कि जब आएगा उस दिन खाता खुलवाएंगे। प्लीज समझिएगा बात, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में एक मुख्यतः फर्क होता है। ज्यादातर लोग बिजनेसमैन जो करते हैं वो करंट अकाउंट से लेन देन करते हैं, है ना। आपको मैं पढ़ा चुका हूं पहले भी, एक कासा FD RD। तो करंट अकाउंट में आपको कोई इंटरेस्ट ब्याज व्याज मिलता नहीं है। करंट अकाउंट में जब आप खूब सारा ट्रांजेक्शन करिएगा तो उसके बेसिस पे आपका अच्छा हो जाता है सिविल स्कोर, लोन लेना आसान हो जाता है कि हाँ ये आदमी ट्रांजेक्शन करता है। लेकिन ये करंट अकाउंट उससे भी ज्यादा बढ़कर है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे एक वर्ड है कैपिटल अकाउंट, पूंजी। मैंने बताया था आपको कि कैपिटल क्या होता है, जब कोई चीज आप खरीदते हैं उससे कोई एसेट क्रिएट हो। एसेट मतलब पूंजी क्रिएट। फॉर एग्जांपल आपने मशीन खरीदा और मशीन खरीदा रोड बनाने के लिए, तो मशीन आपके लिए पूंजी की तरह काम कर रहा है या फिर लायबिलिटी की तरह काम कर रहा है? पूंजी की तरह काम कर रहा है। तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में दिमाग में बस ये रखिएगा कि यहां पे देखिए इधर करंट अकाउंट और यहाँ कैपिटल अकाउंट, इन दोनों में कुछ कुछ एग्जांपल्स पूछ लेता है। मैं एकदम आसान भाषा में बता देता हूं, उतना ही याद रखना, पूरा रटना मत। तो जब कभी हम गुड्स और सर्विसेज की बात करते हैं वो करंट अकाउंट में उसका डिटेल आएगा। प्राइमरी इनकम जैसे वेज, डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये सब करंट अकाउंट में। तो प्राइमरी और सेकेंडरी इनकम, रेमिटेंस, गिफ्ट, डोनेशन, बहुत लोग गिफ्ट डोनेशन भी करते हैं बाहर से सारा कुछ, तो जब भी कभी हमें करते हैं तो ये करंट अकाउंट के अंदर आ जाएगा। और जब हम बात करते हैं कैपिटल और फाइनेंशियल की, इसको याद करने का एक तरीका है, मैं चाहूंगा एक तरफ लिखो करंट अकाउंट, दूसरी तरफ लिखना कैपिटल एंड फाइनेंशियल। तेजी में करो, सुस्त मत रहो, कोई फायदा नहीं है। फिर मैं बार बार बोलता हूं, अगर मेरे पढ़ाने के बाद आपको मजा नहीं है, भैया गेट खुला रहता है, भाग जाना एकदम। ये बात समझ में आ रही है? एकदम नहीं रहना, वो सुस्त मुर्गी वाला काम नहीं करिए। बैठे हुए आए हुई कर रहे हैं उसी में, समझ में आ रहे और चल रहा है, और सर जी है दो शायरी सुना दिए, मजा आ गया, सब बच्चे हंस लिए, चल दिए। इस तरह पढ़ाई नहीं होता है भाई, नहीं होता है। चलो, तो एक हो गया करंट अकाउंट में हम जो बोल रहे हैं, और कैपिटल अकाउंट में बस करंट अकाउंट में क्या लिखना, एक लिखना प्राइमरी और सेकेंडरी इनकम, इतना ही लिखना, और दूसरी तरफ लिखना सिर्फ FDI और FPI। पूरा फुल फॉर्म याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। FDI एंड FPI, FDI FPI। अब जब सामने जब क्वेश्चन आएगा ना, अभी तो आपको लगेगा अरे तो याद ही हो गया, जैसे क्वेश्चन आएगा तो लगेगा भूला भूला भूला। दो ऑप्शन में कंफ्यूजन, समझ में आ रहा है? 4 ऑप्शन में से 2 छाट लिए, 2 में बुझा ही नहीं रहा है, क्या करें भैया? इसलिए थोड़ा दिमाग में रखिएगा, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और सब्जी पूरी बटी सो अलग, यहाँ दही चूड़ा बटता है वैसे, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि उस तरीके का नाम ध्यान से समझिए। देखिए, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2-3 चीजें प्लीज समझिए यार। करंट अकाउंट याद रखना। अब इसमें मैं चाहता हूं कि आप देखो तो ठीक है, नहीं देखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें इसके अंदर सब कुछ बताया हुआ है। फिर भी चाहता हूं 20 सेकंड के लिए देख लो, याद रहे तो भला, नहीं याद रहे तो भी भला। क्विक देखिएगा, टाइम ज्यादा है नहीं, खींचना बहुत ज्यादा है, टाइम कम है। एक तरफ आपको क्या दिख रहा है, करंट अकाउंट, और दूसरी तरफ आपको कैपिटल अकाउंट। अब जब देखोगे ऑटोमेटिक उसके अंदर समझ में आ जाएगा। जो उस टेबल में दिया हुआ है उस टेबल को यहाँ पे डायग्राम में डिनोट कर दिया गया, बात खत्म। मेरी बात समझ आ रही है? तो करंट अकाउंट के अंदर आपने ऑलरेडी गुड्स एंड सर्विसेज बोला था, इसमें एक नया टर्म है और ये टर्म सबको परेशान किया था, वो है ए वाला। एक है इनविजिबल, दिख रहा है, और दूसरी जगह पे विजिबल दिख रहा होगा। कहीं विजिबल दिख रहा है आपको? तो सर लॉजिक है, कुछ वैसे भी एक होते हैं जो आपको दिख तो रहा होता है ट्रांजेक्शन, कुछ वैसे होते हैं जो दिख नहीं रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ध्यान से बचना, आप जो बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं उस पर टैक्स है कि नहीं? वो आपको लगता है कि होगा कि नहीं होगा, आपको ज्यादा एहसास नहीं होता है। लेकिन अगर आपने 3 रुपए वाला भी बिस्किट खरीदा, 5 रुपए वाला भी बिस्किट खरीदा, तो उसमें भी आपका टैक्स नहीं था, वो आपको भले दिख नहीं रहा हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो लॉजिक क्या है,
कुछ चीजें इनविजिबल ही होती हैं और कुछ चीजें विजिबल ही होती हैं। तो इनविजिबल में बस याद रखना कि इनकम जैसे इंटरेस्ट, प्रॉफिट या डिविडेंड, ये सब विजिबल जनरली नहीं होता है। जैसे मान लो आपने रिलायंस का शेयर खरीद के रख लिया शेयर मार्केट से, और उस शेयर मार्केट पे आपको 72 रुपया, 73 रुपया, 100 रुपया उसका शेयर मिलता जा रहा है। वो दिखता नहीं है कि आपने जब लिया था उस समय वो दिख भी नहीं रहा था, लेकिन वो चीज है कि नहीं है तो ऐसा थोड़ी है जो नहीं दिखता वो नहीं है। तो लॉजिक है, इनविजिबल में खाली एक पॉइंट लिख लीजिएगा, लिखिएगा सिर्फ इंटरेस्ट, प्रॉफिट और डिविडेंड। इनविजिबल में, इनविजिबल में बस लिख लेना। ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट में जो भी होगा पूंजी, उसमें अधिकतर बार क्या होगा, हमेशा उससे क्या क्रिएट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल उससे हमेशा एक एसेट ही क्रिएट होगा। अब मान लो, अच्छा इनका नाम बताइए, कोई बता सकता है? कमला हैरिस कहाँ के उपराष्ट्रपति हैं? यूएसए की है। ये इंडियन ओरिजिन की है, भारतीय मूल की, लेकिन इनका जो इतिहास है वो भारत के लिए ठीक नहीं है, समझ आ रहे हो? इसलिए नरेंद्र मोदी चेस करके आए कि कम से कम शांत थोड़ा रहना, क्योंकि जब उसके बाद लेडीज और जब स्पेशली फीमेल जब उस तरीके का नफरत पैदा कर देना तो फिर आग लगा देगी पूरे कंट्री में। इससे नरेंद्र मोदी जाकर अमेरिका से देखिएगा चेस करके बहुत सारा है। लॉजिक है, क्योंकि इनको नफरत है यहाँ के सिस्टम से। इनके सिस्टम मतलब इतना नफरत है कि अमेरिका में इसलिए वोट में आई, इलेक्शंस में आई, क्योंकि ये इंडिया के खिलाफ कुछ चीजें ऐसा इन्होंने करा जो बड़े वहां के लोग खुश हुए, ठीक कह लो। तो इसलिए जो है काम जो है इनका जब है, खैर फिर भी डिप्लोमेटिक वे पे हम डायरेक्टली किसी को टारगेट नहीं कर सकते। डिप्लोमेटिक चीजों पे हम कभी भी नहीं बोल सकते कि इंडिया के खिलाफ है, इंडिया कितना भी बेकार हो फिर भी बोलना नहीं, बढ़िया है। समझ में आ रहा है? समझिए ध्यान से। लास्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट। ये जो कुछ डेटा है, ये डेटा प्लीज रटिएगा उठिएगा मत, ये नहीं कि रटने लग गए, हालांकि इतना आप रटिएगा भी नहीं, इतना थोड़ी ना आप तेज हैं कि आप रट लीजिएगा। आप ऐसे सोचिए कि कौन सा रटेगा। इसमें दो वर्ड है, एक है सरप्लस, दिख रहा है आपको? तो करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। इसके लिए फॉर्मूला आता है, वो हम बता देते हैं, वो फॉर्मूला दिमाग में रख लीजिएगा, इसमें हो सकता है नहीं दिया होगा। तो लॉजिक है, सरप्लस का मतलब क्या होता है, ज्यादा आना या कम आना, ज्यादा आना। डेफिसिट मतलब क्या होता है, घाटा। तो मतलब है, अगर आप मुझे बताना जरा, अगर आपने एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा किया, ध्यान से समझना, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा किया तो सरप्लस होगा कि घाटा होगा? सरप्लस। यार एक्सपोर्ट करना हमेशा किसी कंट्री के लिए ठीक रहता है, और आप बार बार अगर इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं, अब सर हिंदी में ना याद रखोगे आयात और निर्यात, समझ में आ रहा है? तो बड़ा डेंजरस टाइप हो जाता है। इसलिए मैंने बार बार बोला कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को आप इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो इसी में आयात और निर्यात में रह जाइएगा, फिर आपका भी आयात निर्यात चलता रहेगा प्रीलिम्स में। इसीलिए थोड़ा सा इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक का क्वेश्चन स्पेशली इंग्लिश में उसको डील करने की कोशिश करिए, बहुत जल्दी जाएगा। नहीं तो इसी में आ जाएगा सीधा एक ही, इतना ना ठेठ हिंदी आ जाएगा कि आपको परेशानी हो जाएगा। अब क्या लिखा हुआ, चालू खाता, अब चालू खाता आप समझ पाए, दिमाग खराब हो जाएगा। इसीलिए कभी कभी याद रखिएगा, मिस कॉल आ रहा है, छुट्टी कॉल है। अब बताइए, क्या आप समझिए कि उसका एग्जैक्ट हिंदी करने जाइएगा तो फिर हिंदी के लिए अलग से हिंदी डिक्शनरी जरूरत पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए जो है जहां तक है उतना ही रखिएगा। देखिए, भारत में मातृभाषा हिंदी है, बात सही है, आप उसको रिस्पेक्ट भी करिए, लेकिन भाई आईएएस निकालने के लिए इंग्लिश उतना चाहिए। मैं यहाँ से कितना भी आपको फुला के कह लूं कि हिंदी माध्यम से हो जाएगा, तो मैं पहले बोल देता हूं, बहुत रास्ता आसान नहीं होगा। और जो भी हिंदी माध्यम से टॉपर बने हैं आईएएस में, वो लोग भी इंग्लिश उस लेवल पे सीख ही लिए हैं। भाई आप सोचो, आप आईएएस बनने वाले हो और आप बोल रहे हो कि हम इंग्लिश नहीं सीखेंगे, कितना गधापंती है। एक आदमी आपको सिखाने पे लगा हुआ है और आप बोले नहीं सीखेंगे, क्या आईएएस बनिएगा आप? कल को होकर नया नया पॉलिसी आएगा और आप बोलेंगे नहीं हम नया पॉलिसी करेंगे ही, क्योंकि हम 20 साल से हिंदी में पढ़े, इंग्लिश में पॉलिसी नहीं करेंगे। एज एन आईएएस ऑफिसर, एक ऑफिसर के नाते खुद तो सोचो कि कोई इंग्लिश में बात करने चला गया और आप बोलोगे क्या हम हिंदी में बात कर सकते हैं, कितना बेकार लगेगा। तो एज ए पर्सन, एज ए पर्सनालिटी खुद को आप उस तरह से डेवलप करने की कोशिश करिए। जरूरी नहीं, आईएएस कभी भी रोटी सब्जी और घर चलाने के लिए नहीं बना जाता है, ध्यान रखिएगा कि नहीं हम आईएएस इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि हमको घर का रोजी रोटी चलाना, बिल्कुल नहीं। थॉट प्रोसेस ऊपर रखिए, रोजी रोटी आप कैसे भी चला लोगे, काहे परेशान हो रहे हो, इतना कमजोर कोई नहीं। और अभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबका ठीक ठाक है, रोजी रोटी से ऊपर उठिए, और उसके ऊपर उठेंगे तो आपको ऑटोमेटिक सारा कुछ मिलेगा। तो मैं आपसे वही कहूंगा कि सारा चीज में हिंदी मत घुसेड़िएगा, नुकसान आपको हो जाएगा, ठीक है? जहां हिंदी जरूरत है वहां करेंगे। अगर आप सोचो, अगर इंग्लिश हटाना होता तो यूपीएससी इंग्लिश कंपल्सरी नहीं रखता। बीपीएससी में क्वालिफाई करना है तब भी हिंदी में भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, इंग्लिश में भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। यूपीएससी में भी क्वालिफाई करना है तो आपको इंग्लिश में भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, हिंदी में क्वालिफाई करना। वो अलग बात है कि 100 में 33 नंबर लेके लाइए तो सही। क्या मेरे बात समझ रहे हैं? तो झूठ मूठ का चक्कर में नहीं पड़ेगा। कुछ लोग हिंदी माध्यम वाला ना बहुत अलग अलग पुला लेता है, हिंदी में
कुछ हिंदी में नहीं होगा आपका ये, वो अपना पैसा कमा सकता है। भाई मेरे को पैसा कमाना रहता, दिल्ली में ठीक था, मैं ठीक ठाक कमा रहा था। यहाँ शुरुआत जो किया हूँ वो आपको पता है पहले से कि बस सिंपल है, मोतेरे से रिजल्ट देना है, बात खत्म। जीवन भर ये बोलते नहीं रहना है कि दिल्ली से होगा, दिल्ली से होगा। दिल्ली भी कभी गाँव था, सिंपल है। यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ से भी रिजल्ट जब आएगा सारे लोग यहाँ, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ आने वाले 2-3 सालों में, 4 सालों में, जितना साल लगे, यहाँ पे नांगर गढ़ के लोग आएगा और उसके बाद नटी दबा के हटाना पड़ेगा। ये ध्यान रख लीजिएगा आप, ये मैं गारंटी आपको बता रहा हूँ, कैमरा बोल रहा हूँ, उसके पीछे कारण है। अब सर नेक्स्ट पॉइंट आते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। हाँ जो सच है सो है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये हेडिंग डालिएगा क्योंकि ये काम का है। लिखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड, जल्दी से लिखिएगा अलग अलग। नटी दबा के हटाना समझते हैं ना, समझते हैं आप, ये बिल्कुल एकदम ठेठ है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड, पहला इसमें व्यापार का संतुलन। देखो इसमें 2 डेफिनेशन दिए, एक एनसीईआरटी के तहत अलग डेफिनेशन है और थ्योरेटिकली अलग है। भैया हमें एनसीईआरटी के डेफिनेशंस वाला, अच्छा हाँ एक और बात, मैं आप लोगों को बार बार मैं बोलता तो हूं लेकिन फिर रिमाइंड करवा देता हूँ। कुछ लोग एनसीईआरटी के पीछे आंख बंद करके भागे रहते हैं। हम यहाँ से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, अगर आप अभी नहीं समझे ना, जीवन में कभी समझिएगा नहीं। कुछ लोग जितने सारे मेरे पास आने से पहले यही बार बार बोल के, सर हम एनसीईआरटी सारा पढ़ लिए, हम पहले ही बोल देते हैं कोनो काम का नहीं, कोई काम का नहीं है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, पहले बोल देता हूँ। ना कोनो टॉपर पढ़ता है ना कोई, मेरे पढ़ा लेने के बाद एनसीईआरटी 15 दिन में पूरा पढ़ जाओगे भाई, 6 से 12 तक, 1 महीना तो बहुत है। और आप जो एनसीईआरटी खुद से पढ़ के आए ना, आप लिख के दे रहे हैं, एक क्वेश्चन कोई भी आदमी पूछेगा आप नहीं बना पाइएगा, आपको पता नहीं है क्या पढ़ के आए हैं, बस आपको कॉन्फिडेंस लग रहा है कि हाँ पढ़ लिए, और आके मेरे सामने आप चौड़ा भी बनते हैं, दूसरे टीचर के सामने बोलते भी हैं। बहुत सारा बच्चा बोलता है सर एनसीईआरटी पढ़ लिए, बहुत बढ़िया। अब दूसरा टीचर होता है बहुत बढ़िया, मैं पहले ही बोल देता हूँ, मन में सोचता हूँ गधा तो है तुम, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको समझाया सही नहीं गया। वो टॉपर का हवेली देखकर अपना झोपड़ी जला लिया है। हर टॉपर बोल देता है 6 to 12 एनसीईआरटी, खुद हरामखोर नहीं पढ़े। 1-2 टॉपर ने ऑनेस्टली बोला है, अदरवाइज कोई टॉपर ऑनेस्टली बोलता ही नहीं। तो मैं आपसे बोलूंगा कि एनसीईआरटी जो है, पहले अरे भाई पहले डेप्थ पढ़ लो, आइडिया लग जाए। एनसीईआरटी सब चीज का समरी है। आप एनसीईआरटी का किताब मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 4 बार पढ़ के मेरे पास आ जाओ, फिर भी आपका एनसीईआरटी क्लियर नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक बार मैं पढ़ा ले रहा हूं, उतना पढ़ लो और जाकर एनसीईआरटी पढ़ो, उठा कर फेंक दो 1 महीना। उसके पीछे कारण है, और मैं ये इसलिए प्राउड मोड में बोलता हूं क्योंकि जितने आसान तरीके से मैं आपको समझा देता हूं, उतना आसानी से आपको दिल्ली पंजाब में समझ में नहीं आएगा। वहां पे कैसे पढ़ाई होता है अपन जानते हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि एनसीईआरटी पहले ना पढ़े, सिंपल आराम से अगर समझने की कोशिश ही करना है तो 1-2 टॉपिक बता देता हूं, आराम से वो पढ़ लीजिएगा, वो बहुत आसान तरीके। एनसीईआरटी पढ़ के मत, और पढ़ गया है तो मेरे को बोलिएगा, गुस्सा आता है मेरे को, क्योंकि वो आपके काम का नहीं है, बर्बादी ज्यादा है। एक तो अपना टाइम वेस्ट किया, ऊपर से जो आपने दिमाग में फिट किया वो किसी काम का रहा ही नहीं, कभी रहेगा ही नहीं। इसीलिए ध्यान में बच्चिएगा एनसीईआरटी से, और किसी के चक्कर में पढ़िए। कुछ लोग पूछते हैं भी कि सर आप एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ाते हैं कि कहीं और से। अरे भाई आप समझ पा रहे हैं, ये बकवास क्वेश्चन। एनसीईआरटी के थ्रू कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाओगे तभी, बुक के उठा के और किताब खोल के पढ़ाएंगे क्या वो एनसीईआरटी चैप्टर 11 पढ़ते हैं। इस तरीके के टीचर लोग भी महान हैं कि 11 चैप्टर खुलवा देते हैं और एनसीईआरटी पढ़ा के घूमना देते हैं। इस तरीके के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़िएगा, एनसीईआरटी से कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्या सुन पा रहे हैं आप? बुरा लग रहा होगा तो लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सच सच है, यही है। और आपको एक दिन समझ में आ जाएगा, काहे लोड लेते हैं। बड़ा बड़ा लोग को समझ में आ गया है तो आपको भी आ जाएगा। इसलिए एनसीईआरटी पे मत टाइम वेस्ट करिएगा। अब दूसरा आते हैं, जब आपको फ्री टाइम मिले तो मैं आपको लिंक अपना भेज दूंगा, लिंक देख लीजिएगा, आसान हो जाएगा। नहीं तो इस तरह का पढ़ के मत आइएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड में कुछ पॉइंट है, देखो इधर एनसीईआरटी के थ्रू डेफिनेशंस है, उसको थोड़ा सा देख लेंगे, बाकी उसके अलावा नहीं देखेंगे। लिखो एक फॉर्मूला लिखना, बाकी उसके बाद खत्म करेंगे काम। एक फॉर्मूला यहां है, उसको समझने के लिए यहां ध्यान से देखना, ये वाला एनटीटी दिख रहा है क्या? इसको अलग से लिखो क्योंकि डायरेक्ट अभी क्वेश्चन आएगा एनटीटी, और आप ही क्वेश्चन बनाओगे, लिख के ले लेना, आप ही बनाओगे यहीं पे। नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड लिख लिए। मैं चाहूंगा 2 काम करेंगे आप, एक तरफ लिखेंगे एनटीटी और दूसरी तरफ लिखेंगे जीटीटी। एक तरफ एनटीटी लिखेंगे, एक तरफ जीटीटी लिखेंगे। नेट क्या है? फुल फॉर्म नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड, और दूसरा है ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, देखो यूपीएससी कितना प्यार से घुमाता है। अच्छा, ट्रेड सरप्लस आपको पता है, अभी बताया सरप्लस, तो सरप्लस में एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ होगा कि कम हुआ होगा? ज्यादा हुआ होगा। और ट्रेड डेफिसिट घाटा, मतलब इंपोर्ट ज्यादा कि एक्सपोर्ट ज्यादा?
जल्दी बोलो ना, इंपोर्ट ज्यादा। क्लियर है, बहुत बेसिक सा चीज है। आना जरा फॉर्मूले पे, ये फॉर्मूला पे दिखना पहले ध्यान से प्लीज। पहले बोल देता हूं, एंटिटी इज इक्वल टू है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। ध्यान से शब्द को समझना, ये वैल्यू लिखा है, ये फॉर्मूला नहीं लिखा है, दैट इज अ वैल्यू। अब वैल्यू कैसे समझना है समझो। फिर से मैं पूछ रहा हूं, क्या सब जिंदा हो? तो मान के चलो 5 केजी सोना है, ठीक है, और उसके बाद ये जो 5 केजी इसका है, ये क्या वजन है, लेकिन इसका वैल्यू हो सकता है 300 करोड़ हो जाए। अरे हाँ है ना, तो वजन अलग है, वैल्यू अलग है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा चीज, सिमिलरली डायमंड है, डायमंड 1 केजी का है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, अलग है। क्लियर, पक्का समझ गए ना? तो जब पूछूंगा तो गलत मत बताना, एकदम बेसिक सा चीज है। तो इस फॉर्मूले में लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। यहां पे ये 100 क्या है अभी बाद में बताएंगे। अगर कोई वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट और वैल्यू ऑफ इंपोर्ट आ रहा है और उसका जो भी वैल्यू है वो अगर 100 से कम आ रहा है, ध्यान से समझना, अगर वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट अगर 100 से कम आ रहा है, इसका मतलब हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। ध्यान से समझना, वैल्यू की बात किया हूं, इसको मैं एक एग्जांपल से दे दूंगा तो और आसान समझ में आपको आ जाएगा। मैं दे देता हूं, ऐसे समझो। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट मान लो था 300 और नीचे वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, ध्यान समझना, मान लो है 500। ठीक, भागा आता है ना, तो कट्टम कुट्टम करिए, दो गया ये, तो लगभग 0.6 आया कि नहीं आया? आया ना। और 0.6 को अगर आप कितना से भी परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो जानते हैं। प्रतिशत निकालने का उतना तो जानते होगे ना, पढ़ के तो उतना ही होगे, नहीं पढ़ोगे तो बता देंगे। तो 0.6 आया। ये तो ऐसे भी वैल्यू कितना है इसका, 100 से तो कम ऐसे भी है। अरे हाँ है ना। आप जब पढ़ते होगे तो मुझे बताना, ऊपर का वैल्यू ज्यादा रहता है और नीचे का वैल्यू कम रहता है, तो उसके हिसाब से वैल्यू घटता बढ़ता है। ध्यान से समझो। अरे हाँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? अंश और हर, हाँ जो भी है। तो आप ध्यान से समझना। अब आप मुझे बताओ, अगर ऊपर का वैल्यू कम है, इसका मतलब एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो ऊपर का वैल्यू कम, सिंपल था। तो यहां याद रखना कि जब लेस देन 100 हो तो इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, इसको बोल रहे हैं एनटीटी। लेकिन एक तरफ मैंने लिखा है जीटीटी, याद है ना। और जीटीटी में है ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड, और इसका फॉर्मूला प्लीज लिखना, पहले देख लो। यहां क्या लिखा हुआ है, क्वांटिटी और वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी और वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट। यहां वैल्यू नहीं है, यहां क्वांटिटी है। मतलब 300 केजी, 400 केजी या 500 केजी। मेरी बात समझ में आ रही है? और दोनों में फॉर्मूला अलग है। ऊपर में यहां इंपोर्ट है और वहां ऊपर में क्या है, एक्सपोर्ट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्लीज लिखना क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट। और यहां पे अगर वैल्यू 100 से कम आ रहा है, इसका मतलब है कि हम जो है एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन यूपीएससी इतना प्यार से पूछता है कि चीजें आसान तो हैं लेकिन बहुत लोग कनेक्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण गलती करता है, जबकि क्वेश्चन सिंपल है। बस यहां क्वांटिटी है और इंपोर्ट ऊपर में लिखा हुआ है, और वहां क्वांटिटी नहीं बल्कि वैल्यू है और एक्सपोर्ट ऊपर लिखा हुआ है। और इसलिए एंटिटी और जीटीटी एक ही जगह मैंने लिखा है। तो आपसे निवेदन है, किसी एक को याद रखिएगा। जब अंतर होता है ना, अंतर, तो अंतर में दोनों मत याद रखिए। जैसे आप पढ़ते हैं, मान लो डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, तो एक में याद रखिएगा, एक में ऑक्सीजन ज्यादा, एक में ऑक्सीजन कम। ऐसे याद रखिए तो याद नहीं होगा। सिंपल एक याद रखिए, ऑक्सीजन एक में कम है, ऑटोमेटिक दूसरे में ज्यादा, दिमाग अपने आप प्रोसेस कर लेगा। वो बहुत लोग रटते हैं पूरा, पता नहीं उनका दिमाग उस समय कहाँ गया रहता है। इधर लिखेंगे कि इसमें ज्यादा, इसमें कम, फिर लिखेंगे इसमें बहुत ज्यादा, इसमें बहुत कम। क्या कर रहे हैं, एक रट और अंतर में काम करो। इसीलिए जब एग्जाम दिया जाता है यूपीएससी का, तो दो तरीके से नोट्स बनाया जाता है। एक नोट्स होता है जिस नोट्स में सिंपल दिमाग लगाया जाता है कि दो टॉपिक को रिलेट करो खाली बस, और हर टॉपिक को अंतर में लेकर लिखो, क्योंकि एक अगर याद रहेगा तो ऑटोमेटिक दूसरा दिमाग प्रोसेस कर लेगा। जैसे मैंने बोला लाल, तो आपके दिमाग में पीला ना आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? साइकोलॉजिकली दिमाग से नोट्स खेला जाता है। अब मैं जितना भी हाथ उठाऊंगा, मैं बोलूंगा एक कलर सोचो, तो अधिकतर लोग लाल ही सोचेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं जल्दी बोलूंगा फूल, तो अधिकतर लोग गुलाब सोच लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो लॉजिक क्या है, कुछ कुछ चीजें जो है वो दिमाग में फिट है, उस हिसाब से। कौन चंपा चमेली कौन सोच लिया, कोई नहीं सोचेगा। समझ में आ रहा है? वो जो है रैंडमली वही आएगा आपको।
इसीलिए जब लेफ्टिनेंट और सीडीएस का पेपर देते हैं और जब एसएसबी का इंटरव्यू होता है तो उस समय, इसीलिए मैंने बार बार बोला कि रैंडम आपके स्क्रीन पे वर्ड्स आते रहते हैं और आपको एक एक लाइन लिखना पड़ता है और वो क्विक रिएक्शन टेस्ट होता है जिसमें आपका पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी पता कर लिया जाता है। इसीलिए जो आदमी अगर एसएसबी का इंटरव्यू निकाल लिया उसके लिए आईएएस बहुत आसान है। जब मैंने एसएसबी बैंगलोर में दिया था वहां पे इतना सबसे टफ, दो सबसे टफ बोर्ड होते हैं, एसएसबी इलाहाबाद, एसएसबी बैंगलोर। तो मैं वहां जब दिया वहां पे भी सेम काफी उस तरीके का काम। अब मुझे वहां पे एहसास हो गया कि अगर जो आदमी यहाँ का इंटरव्यू निकल गया उसके बाद फिर समझ में गया कि आईएएस उसके बाद कुछ नहीं, आईएएस उसके बाद बेसिक्स है। इंटरव्यू प्रीलिम्स मेंस अलग देखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपसे निवेदन क्या है कि जब कभी आप कुछ करते हैं तो एक याद रखिएगा, दोनों मत याद रखिएगा। तो एनटीटी में क्या है, वैल्यू है कि क्वांटिटी है? जल्दी बोलो और बोलते रहना, बोलोगे ना तो याद रहना, बोलने से याद होता है, नहीं बोलोगे ना नहीं कुछ होगा। इतना कुछ स्कूल वाला जो है एकदम टेक्टिस रखो, शांति रखोगे ना तो आपको लगे कि हम बहुत मैच्योर हो गए, बहुत बड़े हो गए। कुछ नहीं होता है, याद कुछ नहीं रहता है। दिमाग शांति रखिएगा, दिमाग भी शांत हुई, आप भी शांत हो जाए, बाद खुश हो जाइएगा, कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैपिंग, इकोनॉमिक्स बोलते रहना है, बोलते रहिएगा, एनर्जाइज रहिएगा। बाकी क्या फर्क पड़ता है आप पढ़ो नहीं पढ़ो। इतना मेहनत करता हूँ इसलिए कि रिजल्ट आ जाए यहाँ से। जिस दिन आप लोग बोल दोगे कि नहीं देना है रिजल्ट, उस दिन बंद करेंगे, दिल्ली निकल जाएंगे, बात खत्म। मेरी बात समझना। तो अभी तक मैंने जो पढ़ाया मैं एक बार नोट डाउन करता हूँ क्या क्या पढ़ाया है। मैंने एक चीज पढ़ा है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपको एंट्री मारना है तो कुछ कुछ चीजें लगती हैं आपको, कुछ कुछ प्रोसेस है। दूसरा मैंने बताया दो टाइप की इकोनॉमी होते हैं, एक होते हैं ओपन इकोनॉमी, दूसरा कौन सा, क्लोज्ड इकोनॉमी। उसके आगे मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया कि सर अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इंटरनेशनली होता है कि नेशनली होता है? इंटरनेशनली होता है। उसमें भी आपके रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट पे डिपेंड करता है और वो सारा डेटा किसके पास जाता है, आईएमएफ के पास। क्लियर है यहां तक? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा दो चीज, जिसमें एक पढ़ा एनटीटी और दूसरा जीटीटी। एनटीटी में क्या होगा, वैल्यू होगा कि क्वांटिटी होगा? वैल्यू होगा, बस एक याद रखना, दूसरे में क्वांटिटी याद रखना। तीसरा एक फॉर्मूला अंतिम लिखो, वो है आईटीटी, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। लिखो जल्दी से। ये आपको अगर याद नहीं भी रहे ना तो मुझे कोई इसका पंगा नहीं है, क्योंकि अभी तक 10 सालों में एक बार पूछा नहीं है ये। इसका मतलब ये नहीं है कि पूछेगा नहीं, क्या पता 11वां साल आप ही पे आ जाए। आप समझ पा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। अभी तक नहीं पूछा, 11वां साल आप ही का पहाड़ टूटना हो, कुछ भी हो सकता है। और इस बार का 2024 का प्रीलिम्स आसान होगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। जिस साल इलेक्शन होता है उस साल आपको चीजें आसान मिलती हैं, ये हमेशा समझिएगा। इसीलिए जो लोग को भरने का मन नहीं होगा और अगर वो एलिजिबल होंगे तो भर दीजिएगा फॉर्म, क्योंकि चीजें आसान हो जाएंगी। बाकी जितना बोल रहा हूँ उतना कर लोगे तो हो जाएगा। मैं ऑन कैमरा बार बार बोल रहा हूँ, मैं जितना करा रहा हूँ उतना कर लो। दिल्ली में कोई पढ़ रहा हो उससे टक्कर लेने के हमारे उसके लिए तो पढ़ ही रहे अपन, लेकिन अगर टेस्ट दोगे और रिजल्ट की बात करेंगे तो आपका उससे पहले आ जाएगा। दिल्ली में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है, मैं बोला बचपन से वहीं से गंवा दिया हूँ पूरा रह के। तो लॉजिक ध्यान समझिएगा। आईआईटी दिल्ली के अंदर से लेकर चाहे मैं सीडीएस के अंदर लेकर जहां पे भी गया, देखा दिल्ली में बहुत अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत ज्यादा। नहीं तो वहां ना बढ़िया बढ़िया लोग जाता है और वहां से ऐसा बन के आता है कि आप देखो वो पहचाने में नहीं आएगा, उसके बाद तेरे को मेरे को करना शुरू कर देगा। आप समझ पा रहे हैं? वहां से आने के बाद वो अजर बोलेगा और वो दिल्ली नहीं बोलते, वो दिल्ली बोलेगा, दिल्ली। उसके बाद अलग लेवल पे कांड हो जाता है। इसे जैसे कहाँ कमाल है, दिल्ली रही और आके भी बोलेगा तेरे को मेरे को इधर उधर कितना करेगा कि आपको लगेगा बस हो गया इसका काम। और उसमें भी हेयर स्टाइल अलग अलग आ जाएगा, समझ में आ रहा है? कटोरा रखा दोनों तरफ से मार दिया, बात खत्म। आप समझ पा रहे हैं? अलग अलग तरीके हैं। अरे पहले गांव में वही कटवाते थे, कल भी मैंने इस बात का जिक्र किया था। गांव में कटवाने को कोई पैसे नहीं लगते थे, आज उसी को कटवाने के लिए 200 रुपया ले रहा है। सिंपल ले आओ आराम से, जितना साइज का चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? घर में रहता है उतना साइज के काट के निकल लीजिए, लेकिन फिर भी पैसा देना है। क्यों? क्योंकि सर हम फलना सिंह यादव के सैलून से कटवा के आए हैं। इस तरीके का काम नहीं करिए। नेक्स्ट बाकी आते हैं आईएएस में। आप कभी देखे नहीं वो किसी को, आईएएस वाला जो इंटरव्यू देने गया वो कटवा के गए हैं। किसी भी आईएएस को आप नहीं देखेंगे, सब मतलब आप उनका ड्रेसिंग सेंस देखिएगा, देख के लगेगा कि आईएएस है यार। कोई उन्होंने ऐसा कुछ अलग से नहीं किया, सेलिब्रिटी से भी भयंकर लगते हैं वो लोग। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सिंपलिसिटी रहता है, लेकिन एक सिंपलिसिटी में भी अलग लेवल का कांड रहता है। चाहे वो आईएएस लड़की को देख लो, चाहे आईएएस लड़के को देख लो, वो देखने में सिंपल है लेकिन है नहीं सिंपल। अलग ही पहचान है भाई, वो देख के लग जाता है कि हाँ यार आईएएस ही होगा ये। तो वो जो सिंपलिसिटी है वो कैसे आता है? मेहनत से आता है। वो खरीद के कपड़े महंगे खरीद कर नहीं आते, वो मेहनत से आता है। और जब आप एक बार बन जाओ ना यार, उसके बाद जिधर मन होगा बाल इधर मन होगा इधर कर लेना, उधर मन होगा उधर कर लेना, क्या दिक्कत है? पर बन तो जाओ। रवि सिहाग को देखो, रवि सिहाग इंटरव्यू गया, चंपू बन के गया। जब बन गया तो अपना बाल इधर उधर करते रहता है। तो भाई बन जाओ, उसके बाद कौन रोका है तुमको? उसके बाद तो तुम कैसे भी करोगे तो तुम्हारा स्टाइल ही हो जाएगा। लड़के लोगों को तुम कितनी बार बोला आराम से, जितना बार इंटरव्यू देने जाओ एकदम साधारण बन के जाते हैं। उसके बाद जब निकलते हैं तब अपना उसके बाद अपना वो ब्यूटी क्रीम और प्रोडक्ट निकाल के लाते हैं। लेकिन बन जाओ, बनने के बाद तुम्हें कोई नहीं बोलने वाला। लेकिन अभी कितना भी ब्यूटी क्रीम थोप लो, सब बोलेगा हो गए लिनकर।
सच पर है, इफ यू आर यूजिंग द प्रोडक्ट लाइक 1 लाख का 1.5 लाख का प्रोडक्ट कभी इस्तेमाल करो, कुछ नहीं हो तो सब बोलेगा हो गया। लड़का लोग और 1 लाख का जींस भी पहन के चला जाए तो सब बोलेगा पक्का ठेलवा पर से लिया किन के, आप समझे, या पुल पर से लाया है। लेकिन अगर आप आईएएस बन के 10 रुपए के जींस पहनेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, लोग बोलेंगे कि लाखों का होगा। इसीलिए थोड़ा दिमाग में रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा, देखो मेरे को मतलब नहीं है कि आप कैसा पहने नहीं पहने, लेकिन यार जिस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हो उस चीज के लिए एक होता है और वो चीज उस तरीके का बन के रखिएगा। जिस दिन से आप तैयारी करते उस दिन से फील करिए कि एक आईएएस कैसे चलता है, एक आईएएस कैसे फील करता है। अगर नहीं करते हैं ये चीज तो सिंपल है, पढ़ाई करते रहिए, ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा। लाइफ में जब कुछ समझ में नहीं आया ना तो किसी एक को टारगेट करो और उसी की तरह हाव भाव शुरू कर दो, आप बन जाओगे, बस बात खत्म है। चलिए तो सर फॉर्मूला याद रखिएगा, पक्का याद रखिए ना। तो अब एक चीज है इसमें जरा ध्यान से देखना, एक डेटा है, बड़ा खतरनाक डेटा है कि कितना इंपोर्ट और कितना एक्सपोर्ट हुआ। ये इकोनॉमिक सर्वे ने आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में जारी किया। कभी कभी बीपीएससी और यूपीएससी का दिमाग घूम जाता है, तो घूम जाता है इसलिए वो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस साल कौन सा चीज का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है और कौन सा चीज का सबसे ज्यादा इंपोर्ट हुआ है। तो थोड़ा सा आइडिया आपको रहना चाहिए। मैं यहाँ पे डेटा दे रहा हूं, आप 1-2 पॉइंट जो बोल रहा हूं लिख लीजिएगा, काम आसान हो जाएगा। पहला 2023 में बोला कि सबसे ज्यादा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जैसे नेफ्थलीन या बिटुमिन, अच्छा बिटुमिनस कोल, कोल का अलग अलग टाइप होता है, कोयला का अलग अलग टाइप होता है। उस कोयला का अलग अलग टाइप इसलिए होता है कि उसमें कितना प्रतिशत कार्बन है इस बात पर डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी कितनी होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से समझना, वो आगे आएगा फिजिकल ज्योग्राफी में, ये बता दूंगा। तो कुछ कुछ चीजें जैसे लुब्रिकेंट, वैक्स, जेम्स, ज्वेलरी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, इन सब का डेटा दिखा गया कि सर सबसे ज्यादा जो है एक्सपोर्ट हुआ है भारत से। इसका एक फायदा क्या है? अच्छा अगर आपको आइडिया लग जाए कि हम यहाँ से सबसे ज्यादा ये चीज एक्सपोर्ट किए हैं, इसका मतलब ये भी तो है कि हमारे पास इस ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। अरे हाँ ना, तभी तो आप दोगे। आपने किसी को भंडारा खिला दिया, चावल दाल खिलाया, इसका मतलब ये बात पक्का है कि आपके पास चावल दाल के लिए है। अरे हाँ ना। दूसरा चीज, और हमने सर्विसेज में सबसे ज्यादा क्या दिया, तो कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन। बस एक पॉइंट लिख लो, उतना लिख लेना, बाकी याद रहे तो ठीक है, जिम्मेदारी पूरी पूरी आपकी है। क्योंकि एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी आ जाएगा, क्या पता आपके पास आ जाए। तो लिखिए, एक लिख लीजिएगा, गुड्स के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट खाली लिख लो, बस इससे आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। बस एक लाइन लिखना, मैक्सिमम एक्सपोर्ट इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे हाईलाइट कर लेना। ये गुड्स के अंदर है, सामान के अंदर। सर्विसेज के अंदर टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर लिखना, दोनों, इससे आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर मतलब गुड्स के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सर्विसेज के अंदर टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर, याद रखना। अब सबसे ज्यादा क्या हम इंपोर्ट कर सकते हैं, बाहर से क्या मंगाते हैं? ज्यादा तेज तो नहीं जा रहा ना, ठीक है? सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी आज निपटाते हैं इसको, उसके बाद कल 4th थीम पे आ ही जाएंगे। 3 में ए और बी सी है, आई थिंक सी तक होगा, 3C तक आई थिंक। कॉमन सेंस से सोच रहा हूँ, सबसे ज्यादा क्या मंगाते हैं? ऑयल, सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल, तेल, जैसे सऊदी अरेबिया, कतर वगैरह से हम लोग, तो ये याद रखिएगा। ये इंपोर्ट में लिखिएगा क्रूड ऑयल, और सर्विसेज में लिख लीजिएगा एक है ट्रांसपोर्ट। बस इतना खाली लिख लो। ठीक है जी। कमाल की बात है, एक सिनेरियो चेंज हो गया। कोरोना से पहले कुछ और था थोड़ा बहुत, और कोरोना के बाद कुछ और हो गया। ये जो आपको लिखा हुआ है ध्यान से समझना, यहां देखना, गुड्स एक्सपोर्ट बिफोर कोरोना। कोरोना से पहले जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता था उसमें भी क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, जैसे पेंट, पॉलिश और वही चीज। और उसमें भी इंपोर्ट क्या होता था? क्रूड ऑयल। तो बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि इतना ज्यादा हेक्टिक चेंज हो गया। तो यहां जरा ध्यान से देखना, एक्सपोर्ट बिफोर कोरोना और इंपोर्ट बिफोर कोरोना, ये आपको याद नहीं रखना है। मैं इसलिए आपको लिखवा दिया क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे जब भी पूछेगा, 2023 का सर्वे पूछेगा, तो उसमें लिख देना। फिर से बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या हुआ? पेट्रोलियम प्रोडक्ट की डीजल प्रोडक्ट? पेट्रोलियम प्रोडक्ट याद रखना। डीजल प्रोडक्ट भी पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में रहेगा तो बाद में देखना। और इंपोर्ट सबसे ज्यादा हमने क्या किया? क्रूड ऑयल किया, कच्चा तेल। क्या आप लोग वाकई में हैं जगे हुए? जगे हुए रहिएगा। अगर नहीं भी जगे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा का पूरा पढ़ा के ही निपटूंगा। दूसरा, अब उसके बाद इंडिया के कुछ लोग पार्टनर्स हैं, अभी मैं पढ़ाने बैठूंगा कि कौन कौन सबसे बड़े पार्टनर हैं। जैसे कि इंडिया का सबसे ज्यादा यूएसए। याद रखना एक बात, हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को। एक क्वेश्चन अभी आएगा, अभी देखते हैं, उसमें बना लेना तो ठीक है।
सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं उनको, और हम इंपोर्ट सबसे ज्यादा कहां से करते हैं, तो चाइना से मंगाते हैं, यूएई से मंगाते हैं, यूएस से। आप कितना भी चिल्ला लो चाइना चाइना चाइना, लेकिन चाइना के बिना कुछ नहीं होने वाला है, फिलहाल कुछ दिनों तक तो नहीं होने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है? हालांकि हम बहुत सारी चीजों में आगे निकल चुके हैं, चाइना से हम मंगाना कम कर दिए, लेकिन फिर भी अभी हम लोग बहुत पीछे हैं। इसलिए अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट बड़ा भयानक था कि भले ही आप कितना भी चाइना चाइना कह लो, बट चाइना से सीखने वाली चीज यही है कि किस गांव गांव लेवल पे किस तरीके से वो बिजनेस करता है, कि इतना ज्यादा हर छोटे से लेकर बड़े चीज को अपने हिसाब से बना लेता है। अरे देखोगे आप, जो कुछ जब किसी के पास मोबाइल नहीं था उस समय चाइनीज माल ने सब किसी के पास मोबाइल फोन पहुंचा दिया। जब कोई आदमी मोबाइल खरीदने के लिए सोचता था, उस समय इंडिया में आपको अलग अलग कंपनी आते थे भाई, 12-12 को स्पीकर वाला, 6-6 को सिम लगाने वाला फोन आता था। आप समझ पा रहे हैं? लावा है, पता नहीं फिर क्या क्या कंपनी अलग अलग था, कि स्पाइस कंपनी, फिर हच कंपनी, फिर ऐसे ऐसे मोबाइल कंपनी आए थे इंडिया में जो सर हद हिसाब नहीं। कोई ऐसा सेट लेके आ रहा है, इतनी वो सेट है, इतना मोटा सेट है, अलग अलग टाइप का। तो सर आप सोचिए कि चाइना ने कितना इनोवेशंस कर लिया उस लेवल पे, तब जाकर वन प्लस का निर्माण कर दिया। और आज वन प्लस देखो आईफोन को टक्कर देना। तो सर चाइना का टारगेट रहता है अमेरिका को बीट करना है, इंडिया का कुछ लोगों का टारगेट रहता है कि पाकिस्तान को बीट करना है, बांग्लादेश को बीट करना है। समझ पा रहे? ये जो है वैसे ही लड़िए भी तो कुछ बड़े लोगों से लड़िए, क्या छोटे मोटे लड़े लगते हैं। रिक्शा वैसा लड़ गया, 2 रुपए कैसे ले लिया आप ज्यादा, अरे गजब है। आप समझ पा रहे हैं? बड़े लोगों से लड़िए, छोटे लोगों से लड़िएगा तो छोटे में निपट जाइएगा। बड़े लोगों से लड़ना है तो बड़े लोगों से लड़िए, बड़े काम करिए, छोटे मोटे काम मत करिए। रिक्शा वाले से कुछ लोग 3 घंटा में रह जाते हैं, 3 घंटा नहीं कम से कम, लेकिन आधा घंटा तो वही रह जाता है। कैसे ना जब चाबी निकाले कर, भाई रिक्शा वाले से लड़ रहे हो, गार्ड से लड़ रहे हो, भाई गार्ड रिक्शा से हाथ जोड़ लो, उसका जो बात है वो मान लो, नहीं तो सर आपका जीवन में कभी भी तरक्की नहीं होगा। लड़ना है तो लड़ो उससे जो बड़ा बड़ा चोरी कर रहा है। किसी में हिम्मत है कि बीजम वाले से जाकर लड़ लेगा? उसको जाकर बोलो कि मेरा टैक्स का 80% हिस्सा हरामखोर तुम्हारे वजह से बर्बाद हुआ है। किसी में मजाल ही नहीं, कोई जाएगा ही नहीं, वहां जाने के लिए उसके पास नहीं। लेकिन याद रखिएगा, जो लोग लड़ते हैं वही लोग इतिहास रचते हैं। अब एक आदमी जो यहां से जाकर गया, नॉर्मल आदमी लड़ा तो हो गया कन्हैया कुमार, लड़ा छोटा सा लेवल पे लेकर लड़ा तो आज हो गया उस लेवल पे, और अभी आने वाले समय में वो बनेगा ही बनेगा, बड़ा कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। तो लॉजिक यही है, जब आप सवाल पूछिएगा बड़ा तो जवाब वैसा ही मिलेगा। छोटे लोग सब जाके कुछ लोग सवाल पूछता है, किससे पूछेगा? मम्मी से, मम्मी हम IAS बनम की ना, हो गया। अब मम्मी से पूछेगा, मम्मी क्या वहां बेटा बन जाएगा, खुश रहा, क्या दिक्कत? मम्मी तो बोलेगी। बट आप जाकर जब पूछेंगे उससे जो IAS है पहले से, या जो पढ़ा रहा है, जो बता देगा आपको देख के कि तुम्हारा क्या होने वाला है कल्याण, वो पता लग जाता है आइडिया। ऐसा थोड़ी को बाबा है या कुछ है, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते आइडिया लग जाता है कि कौन बनने वाला है कौन नहीं। और टीचर इसीलिए उसी हिसाब से सब किसी को ध्यान देने लगता है कौन बनेगा कौन नहीं। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है 2013 का, मैं चाहता हूं कि एक बार जरा देखें कि आप बन सकते हैं कि नहीं। सभी लोग ईमानदारी से देखोगे, दिमाग लगा के जल्दी से फटाफट ये क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। आंसर भले बताऊं चाहे नहीं बताऊं, क्वेश्चन डिस्कशन करना है, जल्दी से बनाइएगा, आराम से बनाइएगा, थक हार के नहीं। जिनका बन जाए हाथ सिर्फ खड़े करिएगा, आंसर मत बोलिएगा। कुछ लोग हिंदी के इंतजार कर रहे होंगे, तो हिंदी हमको लगता है इसमें जरूरी है। सिंपल पूछा है, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिंपल पूछा है, क्या होता है, बात खत्म। क्लियर है? 3 के 1.5 मिनट में बन जाना चाहिए, 1.5 मिनट। टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्लीज अपना दिमाग लगाना, मत सोचना गलत या सही, अपने दिमाग लगाना। कोई बात नहीं, नहीं है नहीं है, पूरा दिमाग लगाना कि यार अभी जो पढ़ाया वही है। फिर से पूछ रहा हूं, कितने लोगों का बन गया? बारे में कौन क्या सोचता है उसका काम आप करिएगा, तो अपना काम कब करिएगा? वो दूसरों को काम है आपके बारे में सोचना कि वो क्या सोचता है। आप अपना काम करिए ना, आप भी वही काम करिएगा, तो फिर क्या फर्क रह जाएगा? आपके बारे में कौन क्या सोचता है उसको सोचने दीजिए, आप बस जी अपना पूरा फोकस लगाए रखो, मजा आएगा। फिर लास्ट बार पूछ रहा हूँ, पूरी तरह से हाथ खड़े करना है। कुछ लोग हाथ खड़े करने में तकलीफ होता है, तो पूछ देता हूँ, कितने लोग बन गए? हाथ खड़े करो। ठीक, चलो जिनको लगता है ऑप्शन ए है हाथ खड़े करो। ठीक है, जिनको लगता है ऑप्शन, एक मिनट, फिर ऑप्शन ए वाला हाथ खड़े करना। भाई घट कैसे गया? फिर एक बार पहली बार मैं उठाया ज्यादा, फिर उसके बाद कम हो गया। चलो ऑप्शन ए में मान लो 3% लोग जो हैं इसमें मान लेते हैं। ऑप्शन बी जिन लोगों का हाथ खड़े करें, ठीक है। ऑप्शन सी जिन लोगों को लगता है हाथ खड़े करें, ऑप्शन सी। इसमें भी कुछ जो है अच्छा 5% लोग हैं, और लोग कहाँ हैं? ऑप्शन डी जिनको लगता है हाथ खड़े करें। अच्छा कुछ लोग ऑप्शन ई का भी इंतजार कर रहे हैं क्या? ऑप्शन ई नहीं है भैया, ऑप्शन डी में फिर हाथ खड़े करें, ऑप्शन डी। ठीक है,
देखो इतना आसान क्वेश्चन है, अभी आप पढ़ भी रहे थे मजे में, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो दिमाग जो है अलग अलग डायरेक्शन में काम करना सकता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है किस चीज का? तो भैया इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली यही है। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे अभी देखते हैं, थोड़ा सा थमा रखते हैं, ठीक है। दूसरा, गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम ए कंट्री ड्यूरिंग, ये तो होगा नहीं, है ना, तो बी होने का सवाल पैदा नहीं होता है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री टू अनदर, ठीक है। और डी है कैपिटल मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। आप खुद कॉमन सेंस से मुझे बताओ, सी में कितने लोग हाथ खड़े किए थे? हाथ खड़े देना। क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट? भुगतान का संतुलन। और मैंने बोला था क्रेडिट और डेबिट, उन सबको हम लोग जोड़ते हैं, और क्रेडिट और डेबिट का रिपोर्ट कहां दे देती है? आईएमएफ के पास। तो सिंपल सा बात है कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ही तो मेन चीज है, किसके बीच में? बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री टू अनदर। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंटरनेशनली होता है कि नेशनल होता है? इंटरनेशनल होता है। यार कभी ना यहां से क्लास के जाने के बाद तो शांति से देखना क्वेश्चन, कभी कभी यहाँ होता है कि दिमाग गर्म होता है, क्योंकि फालतू में आप कुछ कुछ करके आ रहते हैं ना, पता नहीं क्या क्या करके सारा यहीं पे फ्रस्ट्रेशन हो रही, टीचर पे निकालेंगे सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा गलत जवाब देखे। समझ में आ रहा है? ध्यान रखिएगा, सिंपल सा जिस तरह से बोला हूं आईएएस में, जितना बोलता हूं उतना ध्यान से समझिए, बाल की खाल मत उखाड़िए कि सर ये होगा तो ये भी तो हो जाएगा। ये क्या है? मैंने बोला यूपीएससी का पैटर्न क्या होता है, जैसा वो बड़ा है वैसा पूछता है आपसे। वो रेलवे, एसएससी, एसआई के एग्जाम में बाल की खाल पूछता है, यूपीएससी में जैसा आप पढ़े टू द पॉइंट आंसर चाहिए। चलिए, जिन लोगों का सही हुआ उतने लोगों को बधाई, जिन लोगों को नहीं हुआ वो लोग भाई वापस कोशिश करें। फिर सेम बैलेंस ऑफ पेमेंट नेक्स्ट ईयर रिपीट किया, देखो वो आप क्वेश्चन हर साल रिपीट किया है। 2014, which of the following does not form part of current account of balance of payment? अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के तहत दो बताया था ना, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। कोशिश करो बनाने का जल्दी से। इसमें से कौन सा करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट नहीं है? इसके थोड़ी देर पहले ही लिस्ट उसमें था, आराम से बना सकते हैं। 30 सेकेंड्स मोर, सोचना जरूर, दिमाग को मत ऐसे इस्तेमाल करना। दिमाग ही मात्र एक ऐसा चीज है जो जितना कम इस्तेमाल करोगे उसको उतना ही कम प्राइस मिलेगा। 3 इडियट का डायलॉग नहीं याद है कि अगर इन दोनों का दिमाग बाहर मार्केट में बेचा जाए तो बहुत ज्यादा दाम में मिल जाएगा, क्योंकि कभी भी इस्तेमाल ही नहीं किया है। समझ में आ रहा है? आप समझे नहीं समझे? तो इसीलिए हाँ जो है, चलिए फिर से पूछ रहा हूं, कितने लोग का बन के हाथ खड़े करें प्लीज। ठीक है, जिनका नहीं बना वो लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन याद रखिएगा मैं भी इंसान हूं, मुझे भी गुस्सा आता है, ठीक है, मैं भी श्रीलेदर बाटा का इस्तेमाल कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन अगर आप मैं आपसे अगर ईमानदारी से पूछूं तो आप मुझे बताओ, क्या ये क्वेश्चन अगर पढ़ा जाए तो क्या टफ है या आसान है? आसान है। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और कुछ कुछ और चीजों के चक्कर में रहते हैं, इसलिए आपका गड़बड़ होता है। आपको मैं यहां से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं रिवीजन कर लो, रिवीजन करो, और आप सोच रहे हैं सर कोई एक किताब बताइए ना। कभी भी नहीं होगा। जितना बोल रहा हूं, जो नोट्स उसमें ऑलरेडी सारा किताब का लिखा हुआ है, इतना सारा मेहनत है। 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, उसमें एक कैटेगरी को होते हैं वो लोग जो खुद गलती करते हैं खुद सीखते हैं, ये होते हैं गधा कैटेगरी, मतलब कि मीडियम में मिडिल क्लास। एक वो होता है जो सब गलती करते हुए भी सीखता नहीं, और एक वो होता है जो दूसरों की गलती से सीख लेता है। जो दूसरों की गलती से सीख लेता है वो स्मार्टर हो जाता है। उसको पता है कि हमारे भैया वो पढ़ ले रहा, कुछ हुआ नहीं उनका, क्योंकि गधा की तरह उनको बोला गया था टीचर के रिवीजन कर लो, नहीं कर रहा था, 30 को किताब घर में लिया कर रख लिया था। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अभी के सारे स्टूडेंट्स लोग जो हैं, अभी जितना लोग पढ़ रहे हैं, हर किसी के घर में 20-30 को अलग अलग टाइप का अलग अलग कोचिंग का नोट्स लेकर रखा हुआ है। कोनो छज्जा पे रखा हुआ है, कोनो कहीं कहीं अलमारी में, कहीं कोई एक नोट्स भी ठीक से पढ़ा नहीं। ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी बहुत कोई ने अपना लेके रखा हुआ है, कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ सिलेबस, ये भी गारंटी है। हर कोई लेके रखा है, कोई 3000 कोई 4000 कोई 5000 10,000, आप समझ पाए, लेकिन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए से एग्जाम का एक ही चीज मांगता है, वो मांगता है कि भैया ऑफलाइन जिस तरीके से डिसिप्लिन लाइफ में मेंटेन करोगे काम आसान हो जाएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ, कितने लोग बन के हाथ खड़े करो। चलो, इतना बोलने के बाद कम से कम हाथ ज्यादा तो खड़े हुए हैं। ऑप्शन ए हाथ खड़े करिए जिनका है। ऑप्शन बी, कुछ लोग ना नोट्स देखने में लगे हुए थे, लिस्ट देखने में। ऑप्शन सी बताना जरा, सी में भीड़ है। और ऑप्शन डी, डी में भी है, कैपिटल रिसीव 10 पेमेंट। ठीक है,
अब इस क्वेश्चन का आंसर देखो मैं बताऊंगा नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ढूंढना है, क्योंकि आपके नोट्स में जो पढ़े हैं वही है, कुछ उसमें अलग से है नहीं। मैं चाहूंगा कि एक क्वेश्चन आप बनाए जिसपे मैं चाहता हूं कि सबसे बने। देखते हैं भगवान की कृपा। फिर रिपीट किया यहां पे, देखना सेम टाइप का क्वेश्चन जो वहां ऊपर वाला है, वही सेम टाइप का क्वेश्चन यहां रिपीट किया। अरे दिख पा रहे हैं? तो मैं चाहूंगा आप एक क्वेश्चन बनाए और उसके बाद फिर हम आगे करते हैं। ओ 2020 का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए। फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। 2020 एकदम अभी ये गया है, ज्यादा दिन नहीं हुआ। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, सॉरी टू डिस्टर्ब, इधर ध्यान दें। इस क्वेश्चन को बनाना जरा, इसको बनाना तब इस पे आना, इसको ये जो सही बना दिया 2 कैडबरी मिलेंगे यहीं पे, तो ना पैसा आप दीजिएगा, कैडबरी में ये वाला बनाना, इसको छोड़ो ये वाला, सभी लोग बनाना। बन गया? बढ़िया। कुछ लोगों का दिमाग ठीक चल रहा है, कुछ लोगों का दिमाग जम गया है लद्दाख के ठंड में, उनको आग लगाना पड़ेगा। नीचे से आग लगाया जाएगा तो पिघलेगा, पिघलेगा तो फिर क्या, पिघला दे जंजीरे वाला गाना निकलेगा और तब वो बनाएगा। समझ में आ रहा है? तो पिघलेगा तो संभलेगा, कब संभलेगा भाई? आप समझ पा रहे हैं यार? इतना मतलब, या तो मेरे जैसा, जो मैं ऐसे अपने आप को टीचर तो नहीं मानता, लेकिन मेरे जैसा जो आदमी है ना, वो किसी मुर्दा आदमी को भी आईएएस बना सकता है। मैं सच बता रहा, जितना पीछे पड़ता है ना आदमी, उतना पीछे भी लाइफ में उतना किसी के पास टाइम ही नहीं है। जो आपको बार बार, माता पिता के पास तो और नहीं है भाई, वो तो और बोलेंगे हाँ पढ़, कितना पैसा लगे ले जा, बात कर। उसके बाद तो ज्यादा पूछ, वो कब पूछेगा? जब रिजल्ट किसी आईएएस साल का आ जाएगा तब पूछेगा, जानते हैं क्या, का वेलो। और चूंकि पूरे मीडिया में फैल जाता है आईएएस का रिजल्ट आ गया, रैंक 1 ये, उसके बाद आएगा रिक्शा चालक का बेटा आईएएस बन गया, किसान का बेटा, अब आपके पापा शुरू हो जाएंगे इनका रहेगा सारा कुछ देवल जी, तब वही ना बनिए क्या कर बेटे तू। ये भड़ास निकालेंगे उस समय। देखो तो रिक्शा वाले का बेटा बन गया, इसको सब दिया जा रहा है फैसिलिटी में एकदम जो है। चलिए कितने लोग बन गया, फिर हाथ खड़े करें। वेरी गुड। जिनको लगता है आंसर ए है हाथ खड़े करें। ए ठीक है। जिनको लगता है बी है वो हाथ खड़े करें। ए में तो ज्यादा लोग हाथ खड़े कर दिए, बी वाले कुछ लोग हैं नहीं है, सी में कुछ लोग हैं, कुछ लोग सी में भी है। अच्छा कुछ लोग दोनों में भी है, कुछ लोग 5 चो। आप मतलब ऐसा ही तो 4 ऑप्शन है, चारों लगा दो भाई, एक ही लगाना है, आप समझ पा रहे? यहाँ पे लगा रहे हैं 4 लोग, तो अपना देख लो गजब वाले। चलो डी कितने लोगों को लगता है? नहीं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है इसमें से कौन सा चीज है जो ट्रेड सरप्लस का बात करता है, और ट्रेड सरप्लस में एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए कि इंपोर्ट ज्यादा होना चाहिए? अरे बोलो एक्सपोर्ट, यानी कि हमने एक्सपोर्ट किया तब तो ट्रेड सरप्लस हुआ, और हम एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा किसको करते हैं? यूएसए को। कुछ लोग चाइना सोचे होंगे, ज्यादा लोग क्यों? हड़बड़ाहट में, इसी को बोलते हैं घबराहट, और यूपीएससी इसी का फायदा उठाते हैं। और देखो कमाल का बात, वो ऑप्शन में काहे नहीं पहले यूएसए दिया? आप 1 साल तैयारी करते हो एग्जाम के लिए, और वो 1 साल सिर्फ क्वेश्चन बनाने के लिए और ऑप्शन देने के लिए अपना मेहनत करता है कि कौन ऑप्शन ए में देना है, कौन बी में, कौन सी में। कहीं कि गधेड़ू लोग जैसे देखेगा चाइना मार चाइना, समझे? ट्रेड सरप्लस मतलब, मैं आपकी बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन सर ये आपके दिमाग के साथ पूरा होता है गेम। ऑप्शन वैसे ही दिए जाते हैं जिसमें से उन लोगों के लिए भी ऑप्शन होता है जो कुछ पढ़ के नहीं आया ना, उसके लिए भी ऑप्शन होता है। और मैं क्या बोला, एग्जाम में दिमाग ऐसे चल रहा होता है, वाह कितना बढ़िया सोचता है राम खिलावन, आप अंदर आपका दिमाग आता है, क्योंकि आप अलग अलग टाइप का सोच रहे होते हैं एग्जाम में। ऑप्शन टेस्ट दिए थे ना आप उस दिन टेस्ट देने में भी आपका दिमाग खूब अलग अलग कनेक्ट करेगा। ये चलिए, तो सर ऑप्शन इसका हो जाएगा ये से। तो जिन लोगों का सही था बधाई, जिन लोगों का नहीं सही था थोड़ा सा से मिस कर गए हैं, इस वाले क्वेश्चन में मिस मत करिएगा, मैं चाहता हूं, क्योंकि आसान है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट पे आएंगे, जल्दी बनाइए। बाय द वे सारा क्वेश्चन बनाइएगा, इसमें एक शब्द लिखा है बैलेंस ऑफ इनविजिबल, पढ़ाया था ना? इनविजिबल और विजिबल, अरे जोर से बोल लो। तो बैलेंस ऑफ इनविजिबल पढ़ाया था। चलो अब इन सारे क्वेश्चन को छोड़ के इस पे थोड़ा सा देखते हैं क्या बना पाते हो। इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूं, बस 30 सेकंड दूंगा, बन जाए तो ठीक है, नहीं तो घर पे जाके एक बार देखना।
अब देखो इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं जो आपको इसमें दिया हुआ है, आप मुझे बताइए जानबूझ के स्टेटमेंट में पूछा जाता है। ये चाहता तो आराम से थ्योरेटिकली मतलब थोड़ा सा आसान भाषा में पूछ सकता, लेकिन जानबूझ के लंबा खींचे। जानते हैं क्यों? अधिकतर लोग मरने से पहले भूत बन जाते हैं। मरने से पहले भूत बनना समझते हैं? मरने से पहले देखिए कैसे, जैसे ही बहुत लंबा क्वेश्चन आएगा स्किप कर देंगे वो। जैसे मैथ का क्वेश्चन अगर शॉर्ट टर्म है, आसान है तो बनाएगा। उसी क्वेश्चंस को स्टेटमेंट में दे दिया कि इफ एक्स पर्सन हैज गिवन वाई देन जेड, देन उसी को लंबा कर दिया है। आधा लोग प्राण वही त्याग देगा, इसको बाद में देखेंगे। पहले जो छोटा क्वेश्चन उसमें आते हैं, और इसीलिए इतना लंबा लंबा ऑप्शन देता है, क्योंकि 50% अपने एनर्जी लूज कर देंगे वहीं पे। पहले छोटका देखते हैं। और याद रखिएगा जब जब स्टेटमेंट लंबा हो क्वेश्चन आसान होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट लंबा उसको डिटेल ज्यादा देना पड़ेगा। वो चाहे मैथ का क्वेश्चन हो, चाहे साइंस का, चाहे इकोनॉमिक्स का, और इतना ज्यादा डिटेल देगा कि इसमें कुछ ना कुछ पकड़ा ही देगा लाइन। ध्यान से पढ़ो तो या तो आयरन पकड़ा जाएगा, या केमिकल या फर्टिलाइजर, कुछ ना कुछ पकड़ा जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए डेटा चाहिए। मैं आपको इसके बात नहीं बोल रहा, बट आप ईमानदारी से मुझे दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या ये यूपीएससी के सारे क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं? नहीं, आसान चीज है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी भी कोचिंग संस्थान या किसी से भी जज करने का मात्र एक ही तरीका है, जो पढ़ाया जा रहा है उससे क्वेश्चन बनने चाहिए। कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, किसी तीसरे से राय कभी मत लीजिए। मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा क्वेश्चन अगर बन गया पिछले साल के सारे, तो मैं सही पढ़ा रहा हूं, नहीं तो मैं बेकार हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, सीधा सा बात। और कोई आदमी अगर कितना भी अच्छा नॉलेजेबल इंसान हो, बहुत अच्छा पढ़ा रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सिर्फ एक बात का फर्क पड़ता है, आपका रिजल्ट आना चाहिए। बात रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मैं क्या हूं, मेरे पास क्या नॉलेज है, मैं क्या हूं, मैं सीडीएस हूं, मैं लेफ्टिनेंट हूं, क्या हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बेकार। इसलिए आपसे निवेदन है कि सर क्वेश्चंस आसान होते हैं, और फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ाऊं और आसान नहीं हो उस दिन पढ़ाना छोड़ दूंगा, गारंटी। हार्ड टॉपिक को भी ब्रेक, मेरे पास यही एक अपना स्ट्रेंथ है, बाकी कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, आज के लिए लास्ट टॉपिक है, उसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? सुन पा रहे हो? हेडिंग डालो। और वो हेडिंग है, ये मैं नहीं पढ़ाने वाला, जो इसमें लिखा हुआ है अलग से मैं बता रहा हूं, वो आपको बस खाली देख लेना है। जैसे कुछ कुछ आप सुनोगे, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जैसे इंडियन डायस्पोरा डे, ठीक है? तो डायस्पोरा डे, ये सब जितना सारा स्कीम्स, जितना सारा दिवस होता है, मैक्सिमम वो नवंबर से लेकर मार्च के बीच में आता है। ज्यादातर जनवरी फरवरी के बीच में आएगा। उसके पीछे भी बहुत सारा कारण है, मैंने बताया था आपको। बजट को लेकर पॉलिसी वगैरह जितना भी लाया जाता है, फरवरी में सब किसी को पूरा लेखा जोखा देना पड़ता है, मार्च तक सब के सब भागते रहते हैं पैसे। इसलिए आपको अभी क्रेडिट कार्ड वाले को खूब फोन आएगा, आपको खूब अभी लोन मिलेगा, खूब सारा कॉल आएगा आपके पास। क्या आप लोग पढ़ा लो? मैं जो से बोलो ना, तो पढ़ा लेता हूँ। जिसको लगता है नहीं पढ़ाना है, गेट खुला हुआ है, आराम से निकलिएगा, चुपचाप निकल जाइएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि मुझे पढ़ाना है, मैं पढ़ाऊंगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, रेमिटेंस माइग्रेंट वर्कर्स। ये जो पूरा डिटेल है, इसमें कुछ कुछ डिटेल में जो बोल रहा हूं उतना ही छापिएगा, पूरा मत छापिएगा। लिखिए पहला पॉइंट, सबसे फर्स्ट, अलग से खाली बस एक एक लाइन का लिख लीजिएगा। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, ये डेटा थोड़ा सा रख लीजिएगा। जनवरी अभी जस्ट गया है, ये हर साल पूछता है ये। लिख लिए। और ये क्वेश्चन क्या पूछता है कि प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1915 में गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए थे, और दक्षिण अफ्रीका से रिटर्न। अब देखो ये सब जो होता है ना, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से डेटा कहीं पे भी मिल जाएगा। ये मैं पढ़ाता नहीं हूँ, ना पढ़ाऊंगा, ना आईएएस में बहुत ज्यादा इसका स्कोप है। ये सब आपको कहीं मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करके मिल जाएगा। ये यूट्यूबर लोगों का काम है। 9 जनवरी चिल्लाते रहेगा, टीचर पता नहीं टीचर है कि क्या है, सब बनमानुस की तरह चिल्लाया जा रहा है, पता नहीं कोई है क्या। ये 9 जनवरी, अरे क्या करो भाई, आप समझ पा रहे हो? आप बहुत सारे यूट्यूबर अलग अलग टीचर्स निकल चुके हैं, इतने सारे। कुछ लोग गेस्ट मास्टर ट्रिकल अपनाते हैं, 2 महीना में आईएएस कराए। आप समझिए ना, मतलब उनको सीधे से आराम से प्यार से फोन करिए, कुछ मत बोलिए वैसे, बाकी तो आप समझदार हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि इन सब चक्रों में नहीं पड़ेगा। 1 महीने का ऐसा स्ट्रेटेजी बनाए कि पूरा का पूरा 100 में 100 सही हो गया। प्लीज इस सबसे बचिएगा, नहीं तो सर वही वाला होता है कि हमारा नोट्स पढ़ लेना, अगर नहीं मिला तो हमको रोड पे जिंदा जला देना। ये क्या फालतू का, आप समझ पा रहे? इस तरीके का जो गेस्ट मास्टर गिरी होता है बोर्ड वगैरह एग्जाम, ये सब नहीं लिए। तो पहला चीज बस इतना याद रखिएगा कि
प्रवासी दिवस 9 जनवरी, और इसका कारण गांधी जी हैं, बस मंडेला मत रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है। नीचे आइए, उसके अलावा जो भी नीचे जितना भी सारा कुछ है, ये डेटा हम मैं बताने वाला नहीं हूं, आपको बस दिमाग में रख लेना। एक डेटा आपको याद रखना है, वो है, लिखिए 2023 का है, उसमें था कि सर इसमें इंदौर में ये चीज हुआ था और इसका थीम था डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ये याद रखिएगा, ये पूछेगा, लिखिएगा द थीम ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस इन 2023, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखिए, द थीम ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस इन 2023 was, the theme of प्रवासी भारतीय दिवस PVD in 2023 was लिखेगा डायस्पोरा, और डायस्पोरा में इंटरनेशनल रिलेशन में आपको पढ़ाया हूं आईआर में। डायस्पोरा, डायस्पोरा क्या होता है? जो भी कोई आदमी जिसका मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा जनरेशन किसी दूसरे कंट्री में रहा हो उसको बोलते हैं प्रवासी। बस यहां इसके बाद यहां से छाप लेना, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। अमृतकाल वर्ड दिमाग में रखना। इसका मेन भाषा ये है कि प्रवासी भारतीय दिवस, मैंने बोला था मुझे बताना, बीजेपी प्रवासी को सपोर्ट करती है कि नहीं करती है? तो बीजेपी जो होती है ना वो डायस्पोरा को सपोर्ट करती है, कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कौन लोग मर रहा है कौन लोग जिंदा। इसलिए आप देखेंगे नरेंद्र मोदी की एक खासियत है कि जब भी वो विदेश में जाएगा तो वहां पे जाने के बाद विथ ड्यू रिस्पेक्ट वो सभी लोगों से वहां मिलेंगे और सभी लोग कोई ना कोई ऑडिटोरियम में एक सेमिनार करेगा, पूरे इंडिया लोग को मंगाएगा, भारत माता की जय, मोदी मोदी की जय, मोदी इज द बॉस, ये सब जो है काम हो जाता है, क्योंकि वाकई में डायस्पोरा को वो रिस्पॉन्स देता है। मेरी बात समझ में आ रही है? मनमोहन सिंह की तरह नहीं कि जैसे बाहर कोई लोग मर रहा है और बोले कि इसके बाद होगा तो कार्रवाई किया जाएगा, फिर मार दिया, इसके बाद होगा तो फिर कार्रवाई किया जाएगा। ये उनका स्टेटमेंट आता था जब से ही आए हैं। अभी इतना ना उल्टा मार मारता है, अब पाकिस्तान में वो चिल्लाते रहता है कि इंडिया जो है सीज फायर को परेशान कर रहा है, इस तरीके का। तो लॉजिक क्या है? अप्रोच का है, और अप्रोच सही भी था। हर समय का डिमांड अलग अलग होता है। उस समय वो चुप रहे, वो उस समय की परिस्थिति थी, अभी ये चुप रहे, अभी ये चिल्ला रहे हैं, इस समय की रिक्वायरमेंट है। चलिए, तो सर 2 चीज दिमाग में रख लीजिएगा कि सर, अच्छा एक और वहीं पे लिख लीजिएगा 2023 का इंदौर में हुआ था ये, क्योंकि एमपी पीसीएस में एक क्वेश्चन बार बार पूछा है। मध्य प्रदेश में तो ऐसा भी पूछना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो जब ऑर्गेनाइज हो रहा है तो पूछना ही चाहिए। चलिए, लास्ट है आज के लिए, उसके बाद हम इसको खत्म करेंगे और कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि 11:30 से ज्यादा हो गया, क्योंकि मनहूसियत जो है क्लास में धीरे धीरे फैल रहा है। तो जब 11:30 से ज्यादा 2 घंटे के बाद होने लगता है तो धीरे धीरे जो है मनहूसियत अपने आप फैलने लगता है। तो मैं हर दिन बोलता हूँ, समझ में आ रहा है? तो आप लोग को आइडिया भी लग जाता है और देख के भी सामने लोग कह रहा था कि इतना पढ़ाई रही। आप समझ पा रहे हैं भाई? ध्यान से समझिएगा। इधर देखो, ये डाटा आपको काम आएगा। देखिए, ये भाई को दिख रहा है, ये भाई हर जगह मिलेंगे आपको। गंगाजल मूवी देखे आप लोग? ये नहीं कि अब भाई ये बोल दिया तो जाके देखने लग लेना, अभी मत देखना। आप जो लोग को एग्जाम देना है मई के बाद देखना, प्रीलिम्स के बाद आना, आराम से देख लेना। गंगाजल मस्त मूवी है, वन ऑफ द फेवरेट मूवी है मेरा। तो गंगाजल देखोगे तो उसमें बड़ा अच्छा आईएएस को डिफाइन किया है, आईपीएस को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि एक आईएएस आईपीएस कैसा रियल में होता है वो बताया है। कोई उसमें कि हीरो और बाहुबली सिंह मारे और मार रहे हैं, सही दिखाया है। ये जाता है और आईपीएस का उसमें जाके पूछने लगता, कहते क्या प्रॉब्लम है जेंटलमैन को, 2 मिनट में एक घसर। देखिए, आप समझ पा रहे? ये अब आईपीएस बेचारा नॉर्मल जा रहा होता है कि क्या किस चीज का टैक्स वसूला जा रहा है, तो बहुत ऑथेंटिक दिखाया है। इसका नाम शायद मंगनी राम है या कुछ करके है। तो लॉजिक है, जब आपको कभी टाइम मिले, मन नहीं लग रहा हो, तो रील्स मत देखिएगा, क्योंकि मैं बार बार बोला हूं, रील्स के चक्कर में आपका कंसंट्रेशन पावर और फोकस हो गया बहुत कम। आपसे ज्यादा कंसंट्रेशन पावर मछली का है। स्टार फिश हैज गॉट द 9 सेकेंड ऑफ कंसंट्रेशन पावर, जबकि जो इंसान का है वो कंसंट्रेशन पावर मात्र 8 सेकेंड से भी कम का हो गया है। तो अगर आपका फोकस कम हो जा रहा है तो फिर आप एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे, ये मैं बता देता हूँ। इसलिए रील्स से अच्छा है कि 1.5 घंटा फिल्म देख लो, उससे एक दिमाग में परसिवरेंस क्रिएट हो जाएगा। रील्स अगर देख रहे हैं तो बर्बाद हो जाइएगा। रील्स बनाइए भले, अलग बात है, लेकिन रील्स देखिए मत। मेरी बात समझ में आ रही है? वो कम से कम फार बेटर है देखने से। समझ में आ रहा है? और आजकल देखिएगा जो भी है मुंह उठा के रील्स बनाना शुरू कर दिए, जिसको देखो जहां वहां पे, मतलब इंसान की तो कदर ही कुछ नहीं है। आप 7 होटल में गए, पति हैं, बच्चे हैं, बच्चे उधर डूब रहे हैं, आप इधर रील्स हेलो रील्स बना रहे हैं। आप देखिए, आप समझ पाए? कुछ मतलब ही नहीं है किसी का, ना पति का मतलब है, ना पत्नी किधर गई कोई मतलब नहीं है, ना उधर बच्चे गए कोई मतलब नहीं है। रील्स बनना चाहिए, समझ पा रहे? आधा घंटा से ज्यादा वो लोग मेकअप किट में लगा हुआ है,
कि रील्स बनाना है, भाई अच्छा भी तो दिखना है। इतना ज्यादा दबाव है लोगों पे, क्या बताएं। और बर्बाद हो जाएंगे, उसके बाद कहेंगे मेरा फैमिली में रिलेशन खराब हो गया, तो ये खराब हो गया। खराब क्यों नहीं होगा? आप इंसान से ज्यादा जब किसी दूसरे को तरजीह देने लगेगा तो रिलेशन कहां से चलेगा? कोई नहीं चलेगा। इसलिए याद रखिए, किसी भी इंसान को मतलब हर कोई अटेंशन का भूखा है, आप उसको केयर करिए, आपके लिए फायदा रहेगा। इस सब चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो बर्बाद होइएगा, आपका भी रिलेशन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए जिन लोगों का भी साथ है, और एक और बात मैं बार बार बोलता हूँ सभी किसी को, फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, हमेशा जिसके साथ भी रिलेशन में है, ट्रस्ट रखिए, हमेशा भरोसा रखिए। सब कुछ आपको कोई बताएगा नहीं, प्लीज इधर उधर मत करिए, आपके उसके रिजल्ट में बहुत असर पड़ेगा। इसलिए जिसके साथ हैं ठीक है तो ठीक रहिए, नहीं तो आप अलग हो जाइए। ये इधर का रहकर उधर को, इधर का रहकर उधर विश्वासघात वाला काम मत किया करिए, आपका रिजल्ट कभी नहीं आएगा। अधिकतर टॉपर लोग इसलिए नहीं निकल पाते हैं, तेज तो रहते हैं क्लास में लेकिन सक्सेस नहीं हो पाते, क्योंकि उनका यही रहता है, एक जगह इधर बोल देते हैं कुछ और, उसको भी बोल देते हैं यही बात कि हम तुमसे भी प्यार करते हैं, तुम्हारे बिना कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बिना। इस सभी को डायलॉग चिपका रहे हैं और लास्ट में वो भीख मांगने वाले नौबत पे आ जाते हैं। इसीलिए गर्ल्स का सक्सेस रेशियो हमेशा ज्यादा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कम से कम कमिटेड रहती है किसी एक के प्रति। और ज्यादातर ये होगा, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मोतिहारी में मैंने ऑब्जर्व किया कुछ महीनों कुछ सालों में, यहाँ का अधिकतर बच्चा इतना तेज होने के बाद चौपट खाए हो जाता है। आने वाले समय में जाकर देखोगे तो टॉपर था और पान का दुकान खुला हुआ या कैफे चला रहा है, और वो भी बोल रहा होता है, जब आप फॉर्म भरना कहेगा हमारे 10th में 98% आए रहे, वो बोल रहा होगा बस तनी सुख सपोर्ट मिल जाए तो गधा। जिसका 10th में 98% हो, उसका गार्जियन कैसा भी हो, वो अपने बेटा को या बेटी को पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा, चाहे वो आपका गार्जियन कैसा भी नालायक हो ना, अगर आपका परसेंटेज ठीक आया है, वो हर जगह से अपने आप को बेच के पढ़ाएगा। तो उस कैटेगरी में मत आइएगा जो बोलिएगा कि पापा जी तनी सौ पैसा ले रहा तो सपोर्ट कर देती और IAS बन जाते। सब झूठ है, फरे हुए। इसलिए आपसे विनती है, या तो अभी मैं चाहूंगा कि आप लवासना में किसी से दोस्ती करें, इससे पहले नहीं करें। वहां पर रहिएगा तो कम से कम IAS साथ रहिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी यहाँ पे मत कहिएगा, नहीं तो दोनों का लवासना का उपासना हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, दोनों में से कोनो लवासना नहीं पहुंचेगा दोनों का बर्बादी हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहूंगा, और जो करियर में आपका रुकावट करे उसके साथ रहिए मत। उस फ्रेंड का उसका कोई फायदा नहीं जो आपके करियर को ना समझता, जो आपको बोले कि तू घर में रह, तू कमा, तू खाना बना, इन सबसे दूर रहिएगा। आपका करियर प्रायोरिटी रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, लास्ट आज का टॉपिक, उसके बाद खत्म करते हैं। तो पहला है जो मैंने बोला, हेडिंग डालिए, प्राइमरी लिमिटेशंस ऑफ NELP। फुल फॉर्म मैं बता देता हूं, NELP, प्राइमरी लिमिटेशंस ऑफ NELP। बस एक लास्ट टॉपिक है, उसके बाद कल करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बस 30 सेकंड दे रहा हूं, 30 सेकंड्स, ठीक है। और 30 सेकंड्स में आपको NELP का फुल फॉर्म इतने में से निकाल लेना है। ये तरीका होता है, जल्दी लिखो, फुल फॉर्म जिसका निकल जाए निकल लेना, कोई एक दूसरे को बताएगा नहीं, पूरा पढ़ के NELP का फुल फॉर्म निकाल लो। मैं अपने एक फिजिक्स के टीचर से बहुत प्रभावित था, बहुत शुरुआती समय में ही, अभी भी प्रभावित हूं बहुत ज्यादा। मतलब उनके पास टेक्निक बड़ी कमाल का था, मैं क्या गजब का टेक्निक था। मैं 7th क्लास में, उससे पहले से मैं पढ़ाता था, मैं हॉस्टल में रहता था और मैं पढ़ाता था उससे पहले से, और उनके पास अजीब अजीब टेक्निक थे। मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, गजब का टेक्निक था, मतलब पता ही नहीं चलता था कब आदमी सीख गया। जैसे सही बोल देते थे, इसमें तो फुल फॉर्म ढूंढ लो, अब फुल फॉर्म ढूंढ लो बोल देते थे, या कुछ बोल देते थे, उसमें से ढूंढते ढूंढते बहुत सारी चीज दिमाग में ऐसे ही चिपक जाता था और वो याद हो जाता था रैंडमली। तो प्रेशर डाले ही नहीं, और बुझाउल के खेल में बहुत सारा कुछ सिखा देते थे। बहुत बेहतरीन टेक्निक था, अच्छा टेक्निक को बताते थे। इसलिए मैं बहुत पहले से पढ़ा, हॉस्टल में रहता था तभी मैं फ्री में, 7th में 9th में 8th में था तब मैं 10th वालों को पढ़ाता था आराम से, और मजा आता था। और टॉप भी करते थे भाई, ऐसा नहीं कि बहुत जबरदस्त टॉप करते थे। मैंने एक बार कहानी आपको बताया था, कुछ लोगों को मैंने एक बार इनको पढ़ा दिया 10th में, कुछ लोगों को, ये लोग एग्जाम दिए, सब के सब फेल कर गया। अब सर रेशियो मेरा गड़बड़ा रहा है, और बोले भाई इतना बढ़िया से पढ़ा है, हराम को रात रात बज के पढ़ा, फेल क्या कर गया। तो पता चला कि सब गया था एग्जाम देने, बताया था मैंने, और उनके क्लास का जो टॉपर था, जैसे हर क्लास का एक टॉपर होता है ना, जो पूरा भौकाल होता है उसका स्कूल में, भाई है यही भाई है अपना, तो टॉपर का होता है भौकाल, और टॉपर का भौकाल जब होता है तो अधिकतर लोग उसी का सुनते हैं। अब वो लोग गया था एग्जाम देने, हरामखोर सबको उसी में पड़ गया, ये आंसर मारता था B, टॉपर बोल देता था हट C है। आप समझ पा रहे? अब सारा जन मार के आया जो टॉपर मार के आया था, जो टॉपर लिख के आया था। क्या मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? तो आप सोचो, अगर मेरे पढ़ाने के बाद किसी और का ही बात अगर आप मानना है तो मेरे पास काहे लाए हो भाई, और पैसा क्यों दे रहे हो? तो जब मैं बोल रहा हूं तो मेरी सुनो ना,
और नेक्स्ट टाइम वही लोग दिए जिनका मैथ में 1 नंबर था, मैं बता, और मैं पूरा ऑनलाइन बोलो, लोग जो देख रहे होंगे, जो जानते हैं, जिनको भेजता हूँ सब जानते हैं। 1 रुपया मैं ऑनलाइन आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, 1 रुपया सॉरी 1 नंबर उसको आया था, और उसको नेक्स्ट टाइम जब फाइनल एग्जाम दिया था 10th में, तो उसको लगभग 85 था, 84 था, और जो टॉपर थे उन लोग को 38, 44 और 42 में सिमट गए। जबरदस्त किस्म का वो रिजल्ट उस साल आया था। तो लॉजिक क्या है कहने का, भरोसा अपने आप पे रखो, और चाहे आप जिसके पास भी हो उसको एक पे भरोसा करो। आईएएस में बड़ा जरूरी है, इधर उधर भरोसा चेंज मत करिए, विश्वासघात मत बनिए, धोखेबाज का बहुत बुरा हाल होता है, समझे। नीतीश जी को जानते हैं ना आप? अरे नीतीश बाबू को नहीं जानते हैं? जानते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा, धोखेबाज लोग का हाल बुरा होता है, ये याद रखिएगा। क्या पता कहीं पार्टी खत्म हो जाए, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए एक के साथ रहिए। हालांकि राजनीति में थोड़ा बहुत चल जाता है। तो चलिए फुल फॉर्म है जो आपको ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, एनईएलपी, ये याद रखिएगा। अब उसके में एक पॉइंट लिखिएगा, ये वाला जो बोला हूं, इसका लिमिटेशंस क्या है। पहला, इसमें सेपरेट लाइसेंस चाहिए हर टाइप के हाइड्रोकार्बन के लिए, मतलब आपको इथेनॉल बना फिर अलग चाहिए, फिर ऑयल के लिए कुछ अलग चाहिए, नेचुरल गैस के लिए अलग चाहिए। ये एक सबसे बड़ा उसका डिमेरिट है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि न्यूज में है, और ये अल्टीमेटली फिर ये लगभग 15 दिन तक न्यूज में चलेगा। अभी 2 न्यूज में चल रहे हैं, किसान आंदोलन, और किसान लोग आंदोलन करके अपना न्यूज में बढ़ा रहे हैं। उसके लिए थीम 4 जब पढ़ाऊंगा एग्रीकल्चर, वहां पे आ जाएगा डिटेल। तो पहला लिखना लाइसेंस अलग अलग चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा है। दूसरा एक और है एनएलपी, वर्क ऑन प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, लिखना। ये दोनों पॉइंट लिख लेना प्लीज, दोनों पॉइंट लिख रख लो, मैं समझा देता हूँ, क्योंकि ये मेंस में आएगा तो फिर उसके बाद चिल्लाइएगा मत कि सर जी नहीं पढ़ाए थे। चलो बाकी कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बाकी क्योंकि इसके बाद का जो भी टॉपिक है वो एक रिलेटेड टर्म है, उसी रिलेटेड टर्म में सारा कुछ कर लेंगे, खत्म। हेडिंग डाल के छोड़ दो, कल कवर करेंगे। लिखो, एक नेक्स्ट हेडिंग डाल के लिख लीजिए, प्राइस कैप रशियन ऑयल। ये मैं करंट अफेयर में हालांकि पढ़ाया हूं, जो करंट अफेयर का क्लास हुआ तो उसमें पढ़ाया, लेकिन फिर मैं बता दूंगा इसको। प्राइस कैप रशियन ऑयल लिख लिए। चलो जी, एक ये टर्म बच गया, दूसरा एक टर्म और है, ये दोनों कल निपटा लेंगे। याद करो तो, मैंने लैब ग्रोन डायमंड पढ़ाया था, आप लोग को पढ़ाया था मैंने कि लैब ग्रोन डायमंड जो है ऑलरेडी, और ये देखो ऑलरेडी उसमें है, तो उसमें आपको जानने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए भी दिखा दे रहा हूँ कि जो पढ़ा। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पढ़ा टेंशन मत लेना कि हमको तो नहीं पढ़ा है, बता देंगे, लोड मत लेना, ठीक है। तो ये जो है ये लैब ग्रोन डायमंड भी बहुत ज्यादा न्यूज में है, इसलिए मोदी जी जाकर दिए थे गिफ्ट अमेरिका में, समझ में आ रहा है, तो इसलिए वो भी न्यूज में। दूसरा एक जीआई टैग लिख लो, अरे बस्ता मत पैक करो, निकलो, जैसे जीआई टैग लिख लो, बस्ता लगने लगा, ये पहला दूसरा क्लास नहीं होता था, बोरा पैक किया, बस्ता रख लिया, एकदम कोना में जाकर सट गए, घंटी जहां बजा भाग गया सट से एकदम। तो मास्टर चिल्लाने खड़ा हो, पहाड़ा पड़े के बाद पहाड़ा पड़ के जाना है भाई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक जीआई लिख लेना, जीआई टैग, ये सब आसान आसान टॉपिक है, मैं इसलिए दिखा दे रहा हूँ कि एक आइडिया हो जाए कि ये वाला टॉपिक इसमें आसान है, तो थोड़ा आप रीड कर लेंगे तो काम हो जाएगा। दूसरा लिखिए एक और चीज, पेज नंबर लिखिएगा, पेज नंबर जो आपको पढ़ना है 490 से लेकर 490, 490 से लेकर पेज लिख लेना, ताकि सर मैं जब दोबारा होमवर्क दिया था नहीं पढ़े थे, 501 तक, 501 इजी है, इसमें आसान है, ठीक है, ये पढ़ लेना। तो जो पढ़े मैं लास्ट बार 2 मिनट रिपीट कर देता हूं, क्या क्या पढ़े है ना, पेशेंस है ना, क्योंकि हर क्लास के बाद के 2 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो सुन लेना ध्यान से, तो एक पूरा 2 घंटे 2.5 घंटे का आइडिया निकल जाएगा क्या पढ़े। सबसे फर्स्ट ध्यान से समझिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टार्ट करा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोगों ने पहले पढ़ा था टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, याद रहेगा। ओपन इकोनॉमी सभी के साथ आप ट्रेड करते हैं, ओपन इकोनॉमी में 3 तरीके का लिंकेजेस था जो आपको दिमाग में रखना है। नॉर्थ कोरिया के एग्जांपल याद रखना है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ज्यादा देशों से व्यापार करना नहीं चाहता है, इसलिए वो क्लोज इकोनॉमी में आता है, नीचे आते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के तहत हम लोगों ने ये चीज पढ़ा कि जो भी चीज कैसे इकोनॉमिकली जो क्रेडिट और डेबिट होता है इंटरनेशनली, उसको डिपेंड करता है। आईएमएफ में उसमें आपको डेटा देना पड़ता है, ये पूरा का पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट का उसमें अपना प्रोसेस चलता है, ठीक है जी। बैलेंस ऑफ पेमेंट के तहत नीचे नीचे आएंगे तो 2-3 चीज और हमने देखा, उसमें सबसे फर्स्ट वो मैं लेके आपको आता हूं, और उसमें बताया कि किसी भी तरीके से अगर आप एनटीटी, जीटीटी, अरे पढ़ा है ना कि एनटीटी जब करते हैं तो बताना वैल्यू पे करते हैं कि क्वांटिटी पे करते हैं, वैल्यू पे करते हैं। और जब वो वैल्यू जो है, आपको मैंने पहले बोला कि लेस देन अगर 100 आ रहा है तो आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है कि कम है, एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, और उसका उल्टा उधर सोच लेना है आपको। क्लियर है यहां तक? अब उसके बाद मैंने बताया कि सर अगर एक ट्रेडिंग का बात करें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, तो अपन लोग बहुत दिनों से यूएसए को ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, चाइना से हम लोग ज्यादा कुछ इंपोर्ट करते हैं।
क्लियर है यहाँ तक? ये डेटा थोड़ा दिमाग में रखना है। उसके आगे फिर हम लोग में पढ़े तो उसमें 2-3 चीज और था, और उसमें जो भी चीज था उसमें सबसे इंटरेस्टिंग एक और चीज था जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, और वो है, मैं एक बार भूल गया था, फुल फॉर्म जो आपका NELP का है, ये आप अभी करंट में याद रखना, ठीक है ना। और एक लास्ट टॉपिक था जो मैंने आपको बताया, वो था आपका, हाँ ये तो मैंने आपको ओपेक नहीं बताया। अच्छा ओपेक भी लिख लो एक बार प्लीज, कॉपी अगर रख लियो तो ओपेक लिख लो, क्योंकि ओपेक में कल बताऊंगा, कल भूल ना जाऊं इसलिए वो टॉपिक लिख के रख लो ताकि कल मैं बता दूंगा वो, ठीक है। इतना तक रखिएगा। उसके बाद एक और चीज, बैलेंस ऑफ पेमेंट मुझे बताना जरा। निर्भीक आप लोगों को पढ़ाया था मैंने, निर्भीक, ठीक है, अगर नहीं पढ़ाया हुआ तो आगे आ जाएगा। चलो तो पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इंटरनेशनली होगा कि नेशनली होगा? इंटरनेशनली। एक मैंने टर्म बताया था आपको, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो नेशनली बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनली बात कर रहे हैं? वो भी इंटरनेशनली बात कर रहे हैं। कि जैसे क्या था बिल ऑफ एक्सचेंज, कि आपने एक को पैसा दिया, उसने आपको बोला तो आपने बोल दिया कि जिससे लेना है उससे ले लेना, फॉर एग्जाम्पल वो आपको वहां पे बताया गया था। तो फिर से मैं ईमानदारी से पूछ रहा हूँ लास्ट बार, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ये जितना भी कुछ था, क्या कुछ समझ आया? जिनको समझ में आया ईमानदारी से हाथ खड़े करो पहले जल्दी से। और दूसरा चीज, जिनको समझ में नहीं आया वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में मजा आना इंपॉर्टेंट है पढ़ाई में, अगर मजा नहीं आया मेरे पास मत आना, मैं पहले बता रहा हूं। दूसरा कुछ डिसिप्लिन रखिएगा, मजा आएगा। 26 मई को पेपर है, वो याद रखिएगा। 28 तारीख को आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा, वो टेस्ट आप दिमाग में रखिएगा। क्लियर है? तो कल मिलते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं। एक बार फिर से थोड़ा फुला के जाओ मुझे, क्या मजा आया पढ़ के? यस और नो? जोर से बोले यस और नो। नहीं भी आया तब भी हाँ बोलना है, समझ में आया? पॉजिटिविटी रहेगा। तो कल मिलते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी? चलो।